नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्रीमियम क्लास में और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और सीटेट सीडीपी महातैयारी के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें सीटेट के सीडीपी को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं एक कम से कम समय में, ताकि आपके एक त्वरित रिवीजन हो जाए और बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाए। यदि एक सेपरेट रूप में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, और यदि आप फर्स्ट पार्ट के बाद आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखा और अब आप यहाँ पर हैं। ऐसे में फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पूरे सिलेबस को सीक्वेंस से लेकर के हम चले हैं और काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद हमने सिलेबस के अनुसार लेव वाइगोट्स्की तक का जो प्रोग्राम है वो हमने कवर कर लिया है, जहां पर हमने थियरी और उसके ऊपर बेस्ड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को समझ लिया है। आइए उसके बाद का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो कि कंपैरेटिवली अभी जो हमने किया है लगभग उतना ही पूरा सिलेबस अब आगे है, लेकिन उतना ही सिलेबस का मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा है लेकिन समय बहुत कम लगेगा। आइए उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सीटेट को इस तरीके से हम समझें, इस सिलेबस को इस तरीके से समझें कि ये चीज़ें तो हमारे लिए क्लियर हो ही जाओ और एग्ज़ाम भी हमारे लिए बड़े ही आसान तरीके से क्लियर हो जाए। जो हमने लास्ट मुद्दा डिस्कस किया था लेव वाइगोट्स्की यानी कि थियरीज तो जो थी, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका नाम अलग अलग है लेकिन बेसिक मीनिंग मोटा मोटी सबका सेम ही है। चाहे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन हो, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, प्रगतिशील शिक्षा हो या फिर एक रचनावादी शिक्षा हो, तीनों का मतलब सेम है। तीनों का बेसिक मतलब जो है वो तीनों का मतलब क्या है, सेम है। क्या है इसका मतलब, आइए वो समझते हैं। जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि एजुकेशन का एक ऐसा स्वरूप है जहां पर सेंटर कई होंगे, कई सारे सेंटर होंगे, कई सारे सेंटर हो सकते हैं, जैसे कि टीचर, जैसे कि चाइल्ड, जैसा कि सब्जेक्ट, जैसा कि पेरेंट्स, जैसा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी हो सकता है। यानी कि शिक्षा का केंद्र किसी को भी बनाया जा सकता है, यानी कि किस चीज को ध्यान में रख करके सोचना है। लेकिन शिक्षा के कई व्यवस्थाओं में से या कई सारे पॉसिबल जो होने वाले संभावित व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक व्यवस्था है बाल केंद्रित व्यवस्था। यानी कि जब पूरे शिक्षा के सिस्टम को जब हमको देखना है, समझना है, तो उसके अंदर जिस चीज पे हमारा सबसे पहला फोकस होगा वो होगा बालक। क्या होगा, बालक फोकस होगा, स्टूडेंट फोकस होगा। और जब स्टूडेंट फोकस हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई किसके अनुसार होगी, बच्चे के अनुसार होगी। मेथड कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, बच्चे के अनुसार सिलेक्ट किया जाएगा। किताबें कैसी होंगी, बच्चे के अनुसार होंगी। किताबों में कहानियां कैसी होंगी, बच्चे के अनुसार होंगी। बच्चों को पढ़ना कैसे है, जैसा उनको चाहिए। किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा, जैसा उनको चाहिए। किस तरीके से लेसन प्लान बनाए जो बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो। क्या हर एक बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाएं या एक ही तरीके से पढ़ाएं? ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है तो 40 बच्चे होंगे, तो 40 तरीके से आपको क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो यही है बाल केंद्रित एजुकेशन, यानी कि जहां पर बच्चे को केंद्र में रख करके पूरे शिक्षा के सारे रूल्स बनाए जाते हैं और हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहां का बोर्ड हो या पूरी सरकार हो, जब भी शिक्षा के बारे में सोचती है तो वो ये सोचती है कि बच्चे के लिए क्या फायदेमंद होगा। वो ये नहीं सोचेगी कि इससे किसका क्या फायदा हो रहा है, वो देखिए कि बच्चे का फायदा हो रहा है तो लगाओ इसको। पॉइंट क्लियर हो गया। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और अगर आपने इस फिनोमिना को समझ लिया तो बाल केंद्रित शिक्षा का एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर कभी भी कोई प्रश्न बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर आए तो आपको अपना अहम छोड़ देना है और प्रश्न का जवाब करते समय आपको यह सोचना है कि अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है
और टीचर जो काम करेगा, ऐसे में आप अपने खुद के बच्चे के लिए क्या चाहेंगे? उस समय कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट से 1% भी कम नहीं चाहता। अगर आपने इस ख्याल को अपने दिमाग में रखा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एज ए टीचर अपने आप को देखा कि भाई मेरे को इसमें फायदा है या फिर मेरे को इसमें फायदा है, तो हो सकता है कि आप गलत आंसर चूज कर लें। बाल केंद्रित शिक्षा कुल मिला के इतना ही है और इतने ही प्रश्न आते हैं और 100% सारे प्रश्न सही भी होते हैं। इसमें क्या किया जाना चाहिए? छात्र गतिविधि का लक्ष्य होता है, शिक्षक की भूमिका देखनी पड़ेगी, क्या भूमिका है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। छात्र की गतिविधि कैसी होगी? चाइल्ड ओरिएंटेड होगी, ऐसी चीज जो साइंटिफिक टेम्पर यानी कि जो हमारी जो साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक तर्कना है, उसको बढ़ावा दे। शिक्षक की भूमिका यहां पर फैसिलिटेटर की होगी, यानी कि एक संसाधनकर्ता की होगी। यानी कि एक रिसोर्स पर्सन के रूप में होगी या फिर एक फैसिलिटेटर यानी कि एक सुविधाकर्ता के रूप में होगी। बच्चा अपना काम खुद करेगा, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद बनाएगा, यही लेटेस्ट पैराडिगम है। इसके अंदर छात्र का प्रेरक और अभिविन्यास, यानी कि बच्चों को किस तरीके से प्रेरणा मिलेगी, बच्चे के लिए जो इंट्रिंसिकली जिससे बच्चा मोटिवेट होगा, उन सब चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। क्योंकि जहां तक बात होती है, जब हम बात करते हैं पुनर्बलन, जब हम पुनर्बलन की बात करते हैं या जैसे कि रीइंफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल और इसका इफेक्ट जो होता है वो मोमेंटरी होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा के फलस्वरूप जो चीजें सामने आती हैं, उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। तो ऐसे में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके कैसे आप बेहतर काम कर सकते हैं, वो ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से दिखाती हैं, सिखाती हैं और समझाती भी हैं। करेक्ट। अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन छात्र आधारित होगा। छात्र आधारित में भी मूल्यांकन के कई तरीके हैं, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे कि भाई हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है या बच्चे के सीखने के लिए उसको मूल्यांकन करना है, या फिर बच्चे में सेल्फ इवैल्यूएशन की स्किल डेवलप करनी है। यानी कि मूल्यांकन बच्चे से आधारित होना चाहिए, यानी कि उसका सेंटर आप ना हो, उसका सेंटर बच्चा होगा। बच्चे को किस चीज में सुविधा है उसके अनुसार। क्यों? क्योंकि मेरे को यह जानना है कि बच्चा इस वातावरण के बारे में क्या जानता है। मतलब बच्चा अपने, मेरे को जानना है कि बच्चा अपने स्कूल के बारे में क्या जानता है। मैंने स्कूल के बारे में मैं क्या जानता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि वो उससे मेल खाना चाहिए। क्या जानता है वो अपने शब्दों में अपनी बातें बता सकता है। तो यहां पे जरूरी ये है कि वो स्कूल के बारे में जानता हो, जरूरी ये नहीं कि स्कूल के बारे में वो जानता हो जो आप जानते हो। राइट। सो इस तरह के मूल्यांकन के सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। छात्र की बातचीत, पीयर ग्रुप लर्निंग हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, समायोजन हो गया, समन्वय हो गया, ये सारी की सारी चीजें बाल केंद्रित शिक्षा में आती हैं। बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब हो गया ऐसी शिक्षा जो प्रगतिशील है, जो आगे बढ़ते रहेगी, रुकेगी नहीं, बढ़ते रहेगी। क्लियर होगी बात। और जब बढ़ने की बात आएगी तो बढ़ने तो क्या दिक्कत है, हमको करके सीखने पर जोर देना। बात वही है कि बच्चा खुद काम करके सीखेगा। प्रगतिशील मतलब जो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, जो बच्चे के स्तर के सोच को तर्क करने की शक्ति है उन सबको आगे बढ़ाएगी। एकीकृत पाठ्यक्रम विषयगत इकाइयों पर केंद्रित करेगी। उद्यमिता का शिक्षा में एकीकरण करेगी। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर यह जोर देगी। समूह कार्य और सामाजिक कौशल का विकास करेगी। रटने के ज्ञान के विपरीत सीखने के लक्ष्यों के रूप में समझना और कार्य करना, ये सारी चीजें होंगी। सहयोगी और सहकारी शिक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी, प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए अत्यधिक व्यक्तिगत शिक्षण का लेखांकन होगा। दैनिक पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा और सेवा शिक्षण, मतलब कुल मिलाकर के वो सारी चीजें जहां पर हर तरीके से बच्चे का विकास शामिल है। सर्वांगीण विकास जो शामिल है वो प्रगतिशील शिक्षा है। अगर बच्चे को मैथ्स के सारे नियम आने लग गए हैं तो वो प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण नहीं होगा। बच्चे को एक, कहते हैं ना कि एक सिविलाइज्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक सफल समाज का व्यक्ति उसको बनना है। और सफल समाज का व्यक्ति कोई तभी बन पाता है जब वो केवल अपना बढ़िया ना करे, लेकिन अपने साथ साथ समाज का भी बढ़िया करे, तभी वो है। क्योंकि अपना बढ़िया करने के लिए तो कोई व्यक्ति रॉकेट बना करके किसी आतंकवादी को भी बेच सकता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसने अपने लिए तो बढ़िया कर दिया, लेकिन समाज के लिए तो गलत हो गया। सो दिस होलिस्टिक एजुकेशन एंड इनकल्जन ऑफ लाइफ स्किल, जीवन कौशल को साथ में जोड़ना ताकि वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जब सामने आता है, ऐसी शिक्षा को ही प्रगतिशील शिक्षा कही जाती है, जहां पर बच्चा किताबी कीड़ा ना बन करके वह जीवन को एक बेहतर रूप से जीने के लायक बनता है। और शिक्षा का उद्देश्य भी यही है।
बढ़ते आगे, अगला है बुद्धि का निर्माण में जो महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, यानी कि अब इंटेलिजेंस का टॉपिक आ गया है। इंटेलिजेंस एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारा जो सीटेट का एग्जाम है उसके लिए जो इंटेलिजेंस है वो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, उन आसान बातों को समझना है और इंटेलिजेंस के हर प्रश्न का आपको जवाब देना है। सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस या फिर हिंदी में इसको हम कहते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस है बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि के ऊपर खास बात यह है कि कहा तो बहुत लोगों ने है, लेकिन बुद्धि की अभी एक मोटा मोटी जो एक डेफिनेशन कहते हैं ना, जो कि मेजर एक मेन डेफिनेशन जो होती है फिक्स्ड है कि ना इसके इधर कुछ है ना उधर कुछ, ऐसा कुछ अभी तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण अभी भी ये जो प्रक्रिया है डेवलपमेंट है। खास बात यह है कि 1905 में जब व्यवहारवाद चल रहा था उस समय भी बुद्धि चल रही थी, लेकिन बुद्धि इतनी डायनामिक है, बुद्धि अपने आप में ही समझो इतनी डायनामिक है कि आज तक उसके ऊपर बुद्धि पर ही बुद्धि लगा पाना अब तक सफल नहीं हो पाया है। सो दिस इज एन आयरनी। बात करते हैं इंटेलिजेंस का निर्माण और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। बुद्धि किस तरह की होती है? किताबी भाषा में अगर हम समझे तो बुद्धि को कई तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। तर्क, समझ, आत्म जागरूकता, सीखने में भावात्मक ज्ञान, तर्क करना, योजना करना, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता, और आमतौर पर इसे जानकारी को देखने या अनुमान लगाने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी कि बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि बच्चा 100 में से कितने नंबर लाता है। बुद्धि का मतलब यह है कि जब वो अपने जीवन में अलग अलग तरह की स्थितियां पाता है तो उस स्थिति में वो किस प्रकार इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसके साथ किस प्रकार रिएक्ट करता है। उसके जीवन में कोई समस्या आ गई तो क्या डर के भाग जाता है या फिर उस समस्या से का सामना करने की की हिम्मत करता है। और समस्या का सामना करने का मतलब ये नहीं कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके सामने कोई चैलेंज आया कि उसको क्या करना है, उसके सामने उसको प्यास लग रही है और आसपास पानी नहीं है, तो पानी की व्यवस्था कैसे करेगा? तो पता चला कि तुरंत वो फोन पे देखेगा और देखेगा आसपास रेस्टोरेंट कहाँ है और रेस्टोरेंट में जाके पानी पी लेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व इट। कि अगर इस तरह की तर्कना उसके पास, कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। सो बस यही डिफरेंस है बुद्धिशील होने में और नॉर्मल सामान्य इंसान होने में। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जीवन की कठिनाइयों को लड़ करके पार करता है, और लड़ करके पार करने का मतलब ये नहीं कि संघर्ष, बहुत ज्यादा कुछ संघर्ष करता है, यानी कि उसके अंदर ये हिम्मत होती है। संघर्ष तो वो करता है, लेकिन वो संघर्ष सोचा समझा संघर्ष होता है। उसको पता होता है कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरे को ऐसा रिजल्ट मिलेगा, और वो डरता नहीं, काम करता है। चाहे वो तर्क करने की क्षमता हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता हो, भावात्मक चिंतन हो। ऐसा भावनाओं में बह नहीं जाता। भावनाओं में बह जाना एक तरीके से एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान नहीं है। चलते हैं आगे। अब इसी तरीके से बुद्धि इतना हमने समझ लिया, तो बुद्धि को जब हम आयामों में स्टडी करते हैं तो कई आयामों में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला, मानव बुद्धि, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या? ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम गैर मानव या फिर पशु बुद्धि, यानी कि एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। और तीसरा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मनुष्य की जो बुद्धि है, यानी कि इंसान की जो बुद्धि है, आपकी मेरी बुद्धि, उसके ऊपर स्टडी एक सेपरेट डायमेंशन है। हमारे अलावा जो पूरे जानवर हैं वो भी तो इंटेलिजेंस उसके अंदर, उनके पास भी दिमाग है। जैसे कि शेर को आपने देखा होगा किस तरीके से घात लगा करके शिकार करता है, किस प्रकार एक चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है, तो वो बुद्धि ही तो है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नए जमाने का इंटेलिजेंस है, यानी कि मशीन लर्निंग। कि मशीन के अंदर भी आजकल इतनी ताकत है कि वो आपकी कही हुई बात से उसको समझता भी है, उसके ऊपर रिएक्ट भी करता है और काम भी करता है। सो दिस इज ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। 3 चीजें हो गई, क्लियर है। अब बेसिकली जो हमको बात करना है वो जो मानव बुद्धि है उसके ऊपर बात करना है। और मानव बुद्धि को जब हम समझते हैं थोड़ा किताबी भाषा में, अगर हम समझे, बुद्धि को हमने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो मैं रहूंगा, आप तो आप रहेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बता रखा है कि आप वही के वही हैं, मैं वही का वही हूं, लेकिन सामने देखने वाला हमको अलग अलग तरीके से देख सकता है। ठीक उसी तरीके से आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन देखने वाले लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से देखा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, अपने अलग अलग सिद्धांत बनाए। तो जितने लोगों भी ने जितने सिद्धांत बनाए उनको मुख्यतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं।
पहले वे लोग जिन्होंने किसी तरीके से एक कारक बताया, यानी कि भाई उन्होंने बताया कि बुद्धि एक कारक है। बुद्धि क्या है? एक कारक, एक फैक्टर है। फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ कारकों के ऊपर हमारी बुद्धि आधारित होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, बुद्धि जो है संज्ञानात्मक या फिर दिमाग में चलने वाली एक प्रोसेस या आयामों में चलती है। तो सारी थ्योरीज को हमने ऐसा मोटा मोटी दो भागों में बांट दिया। चलते हैं आगे। सब कुछ आपने पढ़ रखा है, मेरे को बस एक तरीके से रिवीजन हो गया। तो सबसे पहले हम कारक सिद्धांतों की बात करते हैं कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या बात करी। पहला कहा है एकात्मक कारक का सिद्धांत, या फिर वन या फिर सोलो या मोनो फैक्टर थियरी, मोनो फैक्टर इंटेलिजेंस। सबसे पुराना है, किसने निकाला है? आल्फ्रेड बिने ने। किसने निकाला है इसको? आल्फ्रेड बिने ने। और इनको ही बुद्धि का जनक भी आप कह सकते हैं। आल्फ्रेड बिने ने कहा बुद्धि बुद्धि होती है, एक फैक्टर है, बुद्धि बुद्धि है, उस बात खत्म। सबसे पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने कहा, लोगों ने मान लिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट चालू हुआ। पहले कुछ बनता है तभी तो विकास, उसका डेवलपमेंट होता। अच्छा, ये पहले तो कोई बनाता नहीं, जब कोई करता है तो गलती ढूंढने आ जाते हैं कि भैया ये तो तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इसको ऐसे करना चाहिए था, कितना भी अच्छा कर दो, अरे पहले ही बता देते। लेकिन कई बार जब हम ऐसे बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग होते हैं कि आपको बुरा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग सामाजिक कल्याण के लिए बताते हैं कि उसको कैसे बेहतर किया जाए। उसमें उसको आलोचना कहते हैं, उसको गलत कहना नहीं कहते। तो ठीक उसी प्रकार इसमें विकास शुरू हुआ, जिसके अंदर आया उसके बाद द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थियरी, दो फैक्टर की थियरी। इसको किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि एक नहीं होती है, बुद्धि दो होती है। उसने इस चीज को समझाया जी और एस करके। जी को कहा जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य कारक, और एस को कहा स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि विशिष्ट कारक। एक हो गया सामान्य कारक, और एक हो गया विशिष्ट कारक। कैसा कारक? विशिष्ट कारक। अब दोनों का मतलब क्या है? अब बिने ने तो क्या दिया, बुद्धि बुद्धि है, जो तुम्हारे पास है वो बुद्धि, और कुछ है नहीं इसके, ना आगे ना पीछे है। लेकिन स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, बुद्धि दो होती है। एक जो आपकी सामान्य बुद्धि है, जो सब में होती है। स्पीयरमैन ने तो देखा होगा उसको, स्पीयरमैन ने बिने की बात सोची होगी, हाँ भाई सब में बुद्धि है, सब लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। लेकिन स्पीयरमैन ने ये देखा होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, अरे ये तो बहुत अच्छा गायक है, ये तो बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन एक्टर जो है वो गा नहीं पा रहा है, एक्टर पेंटिंग नहीं कर पा रहा है, पेंटर एक्टिंग नहीं कर पा रहा है। यानी कि बुद्धिमान तो सब है, लेकिन कुछ लोग किसी किसी सेक्टर में बुद्धिमान है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे में स्पीयरमैन ने कहा कि भाई बुद्धि दो होती है, एक जो सामान्य जो सबके पास है, और एक वो जो सिर्फ उसके पास है, सिर्फ उसके पास है, वो सबके पास नहीं है। जैसे कि पेंटिंग करना हर एक के पास नहीं होता, किसी किसी के पास हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति के पास एक सामान्य बुद्धि हुई और एक कुछ स्पेशल जो सामान्य नहीं है। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। लगभग मैं तो ये मानूंगा बिने सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस की थियरी उन्होंने सिंपल शब्दों में बता दी। उसके बाद अलग अलग लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा नहीं, बहुकारक का सिद्धांत होता है, यानी कि एक या दो फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इंटेलिजेंस होती है। अब जैसे जो जी फैक्टर है, जो यहाँ पे जी फैक्टर है, जैसे कि आप सामान्य जीवन को जीते हैं तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गई, उसके अंदर आपका रीजनिंग भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। वो सबके पास होती है, लेकिन किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, लेकिन होती सबके पास है। पेंटिंग करना सबके पास नहीं होता, हर एक बंदा पेंटर नहीं होता, ठीक है, हर एक बंदा कारपेंटर नहीं होता, हर एक बंदा इलेक्ट्रीशियन नहीं होता। वो सीखता है और अपने उस स्किल को वो बनाता है। तो इस मल्टी फैक्टर वाले ने क्या किया, इसने क्या किया कि भाई जो जनरल के अंदर जितने भी फैक्टर्स थे उसको एक अलग ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये तो ऐसा ऐसा होता है, और ये सारे जी फैक्टर जो है उनको एक अलग अलग फैक्टर बना करके बहुकारक का सिद्धांत दे दिया। दिया किसने? इसको दिया E.L. थॉर्नडाइक ने। जानते हैं आप E.L. थॉर्नडाइक को, जो कि जो ट्रायल एंड एरर थियरी के जो जन्मदाता है, प्रयत्न व भूल वाले, वो हैं। फिर आता है उसके बाद गिलफर्ड का मॉडल। गिलफर्ड की बुद्धि की जो संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया 67, 85 और 88 में। इन्होंने बुद्धि का एक त्रिआयामी संरचना को इन्होंने दिया। ट्राई फैक्टर थियरी इसको कहते हैं, तीन फैक्टर दिए जिसके अंदर तीन चीजें थी, मटीरियल,
मानसिक मेंटल ऑपरेशंस, और तीसरा ऑपरेशन से उत्पन्न उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। इन तीन चीजों के ऊपर बेस्ड करके, तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश करके इन्होंने बुद्धि को सबके सामने रख दिया। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं संज्ञानात्मक कारक के ऊपर। अब यहां पे सबसे पहले आता है कैटल और कैटल का क्रिस्टलाइज और लिक्विड और क्रिस्टल का सिद्धांत। कैटल की थ्योरी कई बार आ जाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि दो आयामों में जो है किसी तरीके से सिद्धांत चलता है, बुद्धि चलती है। कुछ होती है लिक्विड फॉर्म में और कुछ होती है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। इसी चीज को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया। अगर इसके ऊपर थोड़ा आपको आगे चलना है तो ये थोड़ी लंबी थियरी है। आप इसको चाहें तो आप इसके ऊपर एक्सप्लोर इसको कर सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जाम में अभी तक इसके अंदर प्रश्न नहीं आया। आप चाहें तो अपने आप को मजबूत करने के लिए इसको कर सकते हैं। फिर आता है गार्डनर की थियरी, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई बुद्धि बहुत होती है, बहुत बुद्धि होती है, और हर तरह की बुद्धि को उन्होंने लगभग कुछ पार्ट्स में बांट दिया 1983 में। फिर आता है स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत, ट्रायआर्किक थियरी ऑफ, या फिर ट्रायआर्किक थ्री डायमेंशनल थियरी इंटेलिजेंस ऑफ स्टर्नबर्ग। तो इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि जो है वो त्रिभुज में तीन प्रकार की बनती है। एक होती है एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, एक होती है क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, एक होगी प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक इंटेलिजेंस। ये तीन तरह की इंटेलिजेंस होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो सामने हो रहा है उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। कुछ ऐसी होती है जिसमें आप कुछ बनाते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसमें आप कुछ काम करते हैं, यानी कि सोचना, बनाना और करना, तीनों चीजें आ गई। कुल मिला के बात यह है कि अगर मेरे सामने कोई समस्या आई, जैसे कि मेरे को क्या लगा कि भाई मेरे को एकदम से जैसे उंगली जल गई, मान लो थोड़ा ऐसा कहीं पे गर्म चीज को टच कर लिया तो मेरी उंगली यहां से जल गई, तो एकदम से मैंने उस उंगली को अपने मुंह में रखा और उसको ठंडा करने की मैंने कोशिश करी। तो अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे। बिने बोलेगा इंटेलिजेंस ही है भाई, गर्मी लगी तो उन्होंने कर दिया, इंटेलिजेंस है, बढ़िया है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये स्पीयरमैन कहेगा ये तो जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि उंगली लग करके अगर कोई इसको ऐसा करके ठीक करने की कोशिश करता है तो वो सब कर सकते हैं, इसमें कोई विशिष्ट नहीं है। स्टर्नबर्ग अपने तरीके से कहेगा और बाकी सारे लोग उसको अपने अपने तरीके से कहेंगे, लेकिन किया तो मैंने वही है। सो द थिंग इज द पीपल आर वॉचिंग इट फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, वो अपने परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य पर आधारित वे सिद्धांत बना करके हमको देते हैं और हम उनको पढ़ते हैं। इसके बाद आता है भावात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर भी तीन तरह की, वही तीन चीजें हो गई। स्टर्नबर्ग का आ गया सारा, इसके अंदर भी वही है। ये गोलमैन ने दिया है इसके अंदर। गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि में क्षमताएं होती हैं, जैसे खुद को प्रेरित करना और निराशाओं का सामना करने में सक्षम होना, आवेग को नियंत्रित करना, संतुष्टि में देरी करने के लिए, किसी के मूड को नियंत्रित करने के लिए और सोचने की क्षमता। फिर उसके बाद है, इसके मुख्य क्षेत्र हैं किसी की भावनाओं को जानना, भावनाओं का प्रबंधन करना, यानी कि किसी की भावना को जानना, भावनाओं का प्रबंधन करना और खुद को प्रेरित करना, दूसरों में भावनाओं को पहचानना और रिश्तों को संभालना। ठीक है, रिश्तों को संभालना, ये यहां से कट जाएगा, इतना ही है, रिश्तों को संभालना। ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आएगी। इसके बाद स्टर्नबर्ग का ही ऊपर वाली ही चीज यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। वैसे तो हमने इंटेलिजेंस बहुत तरह की पढ़ ली, लेकिन सीटेट के सिलेबस में हमको मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि को स्पेशली दिया हुआ है। और अगर आपके सीटेट के पेपर में बहुबुद्धि से प्रश्न नहीं है, मतलब आप उस पेपर को एक बार चेक कर लो कि कहीं आप सीटेट का ही तो पेपर दे रहे हो ना। यानी कि समझिए कि अगर हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो ये सीटेट का पेपर हो ही नहीं सकता। तो यहां पर तो आपके 2 नंबर पक्के ही हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर ने हमको बता दिया कि भाई इंटेलिजेंस मुख्यतः 8 तरह के होते हैं। शुरू में दिया था 6 थे, फिर एक और जोड़ दिया 7, फिर हो गया 8। तो 8 तरह के मुख्यतः इंटेलिजेंस होते हैं, यानी कि बुद्धियां होती हैं। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन 8 में से किसी एक में लाई करेगा। भाषाई बुद्धिमत्ता, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनका भाषा पे बहुत ज्यादा कमांड होता है और लैंग्वेज के क्षेत्र में ये कुछ नाम कमाते हैं।
फिर होता है तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, आप देख पा रहे हैं, जिनका लॉजिक और मैथ, इसको पहला होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा हो गया तार्किक गणितीय यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फिर होता है स्थानिक, ये खुफिया छोड़ देना, बुद्धि समझेंगे हम इसको। स्थानिक यानी कि स्पेशल, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, जैसे कि दिक स्थान, ऐसे लोग पायलट वगैरह, लोको पायलट या फिर पायलट बनते हैं। फिर आता है शारीरिक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो बॉडी काइनेस्थेटिक हुआ, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये लोग शरीर से काम करने को ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोग एथलीट्स में बनते हैं, कारपेंटर बन गए, पेंटर बन गए, ये सारे लोग वही होते हैं। फिर कुछ लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस कुछ लोगों में पाई जाती है, जिनके अंदर संगीत की समझ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग पारस्परिक इंटेलिजेंस, यानी कि ये हो गया इंटरपर्सनल या फिर अंतर संबंध बुद्धि, यानी कि ये वे लोग होते हैं जो दूसरे के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने की काबिलियत रखते हैं। और ये वो लोग होते हैं, इन ऐसी ही इंटेलिजेंस रखने वाले लोग टीचर बनते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आ रही बात समझ में? फिर आता है इंट्रापर्सनल, ये वो लोग होते हैं जो अपने खुद की बातों को समझ पाते हैं, दूसरों का नहीं, अपने खुद को समझ पाते हैं। और ये होते हैं प्रकृतिवादी, यानी कि जो प्रकृति को ज़्यादा मानते हैं, वो नेचुरल इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा होती है। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक या नेचुरल इंटेलिजेंस। करेक्ट। भाषा और विचार, इसके ऊपर बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों ने भाषा और विचार के ऊपर काफी डिस्कशन किया। लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, विचार जो आपके दिमाग में आता है, जो आपके दिमाग में विचार आता है वही आप बोलने की कोशिश करते हैं या फिर उसको किसी भाषा में गूढ़ करते हैं। मेरे मन में जो विचार हैं अभी मैं बोल रहा हूं, और बोलने के लिए मैं कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि सिंबल हैं किसी भाषा के, और उन ध्वनियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको भी समझ में आती है। तो मेरी जो भावनाएं हैं वो आप तक उसी लय में पहुंच पा रही हैं जिस लय में मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। पॉइंट इज क्लियर? इधर आते हैं, भाषा पर मनोवैज्ञानिक के क्या विचार हैं। बीएफ स्किनर का मानना था कि बच्चे ऑपरेटिव कंडीशनिंग, जो प्री ऑपरेशनल कंडीशनिंग के माध्यम से भाषा सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल में ही मैं तो ये कहूंगा, प्री ऑपरेशनल का मतलब हुआ कि बच्चे जो हैं, जो जीन पियाजे हैं, सॉरी स्किनर के अनुसार है, सॉरी ये स्किनर है ना, तो बच्चे के अनुसार ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से समझते हैं। नॉम चॉम्स्की कहता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात जैविक क्षमता होती है। जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा का विकास, बच्चे की भाषा सीखने के लिए आत्मसात और समायोजन, वही कल हमने डिस्कस किया था, अडेप्टेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। लेव वाइगोट्स्की कहते हैं कि सामाजिक शिक्षा और समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत होता है, यानी कि जेडपीडी की सहायता से बच्चे भाषा सीखते हैं। समाज के लोग भाषा सिखाते हैं, कुल मिलाकर के आसान शब्दों में अगर हम ये कहें तो। अब भाषा आपके पास आ तो गई, समाज के थ्रू आई। अगर मैं बात करूं कि भाई ये चार लोग तो कहते ही रहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या है भाषा? तो भाषा सीखने की जन्मजात कुशलता हमारे पास है, नॉम चॉम्स्की ने कहा है हमारे पास कुशलता है, तभी हम किसी भाषा को सीख पाए, या फिर इस दुनिया में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति जो कि वोकल कॉर्ड्स, यानी कि जिसकी स्पीच कोई किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो इसीलिए बोल पाता है। सीखता कहाँ से है? उस समाज में रहने वाले लोग उसको वो भाषा सिखाते हैं, और सीखने के लिए भाषा के स्किल्स की जरूरत होती है, और वो हमने बहुत अच्छे से समझा है। LSRW, पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, और फिर लिखो। पूरी जो लैंग्वेज पेडागोजी है वो इसी पर आधारित है। इसके अंदर आपके 15 नंबर है। लेकिन इसके ऊपर मुख्यतः बातचीत क्या, और भाषा जब कर रहे हैं तो विचार क्यों बाद में बीच बीच में आ रहा है? विचार का मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो उत्पन्न होता है। हमारे दिमाग में कोई बात उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलना चाहते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई विचार ही नहीं उत्पन्न होंगे तो हम बोलेंगे क्या? अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, और ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि आप शायद इंटरनेट के रहने वाले जमाने में रहने वाले लोग शायद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटरनेट में रहने वाले लोग, जैसे हम जैसे लोग, हर एक चीज़ का अंदाजा किससे लगाते हैं कि हमने किसी चीज़ पे क्लिक किया तो 100 MB की फाइल कितनी देर में डाउनलोड होती है, या 5 मिनट का गाना कितनी देर में डाउनलोड होता है। हम इससे स्पीड का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन स्पीड इससे कहीं ज़्यादा तेज है।
अभी जब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है और मेरे जबान से वो शब्द निकल रहे हैं। तो कितनी तेजी से लैंग्वेज की प्रोसेसिंग चल रही है, इसका अंदाजा शायद मतलब इंटरनेट तो नहीं लगा पाएगा, और लगाएगा भी तो कम से कम वो होगा 100 GB 200 GB की स्पीड होगी, GBps की स्पीड होगी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो जब विचार की बात करते हैं तो एक कन्फ्लिक्ट आता है, इसके अंदर मेजर एक कन्फ्लिक्ट है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना होता है। वो है कि विचार पहले आता है या भाषा पहले आती है, या फिर क्या बिना भाषा के विचार किया जा सकता है, या विचार के अंदर बिना किसी भाषा के विचार को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। जैसे इसके अंदर जीन पियाजे का कहना है कि भाषा और विचार अलग है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बात अलग है, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ अलग है। जीन पियाजे का ऐसा कहने के पीछे एक लॉजिक भी था। उनको ये पता था, उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि बच्चा जब 2 साल प्लस हो रहा है तब वो बोलना सीख रहा है, यानी कि बच्चा उससे पहले तो एक्सप्लोर कर ही रहा था, बोलना अभी वो सीख रहा है, तो विचार अलग होगा, भाषा अलग होगी। लेव वाइगोट्स्की ने इसको थोड़ा अलग तरीके से देखा, क्रिटिसाइज तो करना ही था पियाजे को, तो किया और कहा कि भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपसे बात में एग्री करता हूँ। जब तक बच्चे को किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता तब तक बच्चे के लिए विचार और भाषा 2 अलग चीजें होती हैं। जैसे किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती तो वो जैसे पैदा हुआ बच्चा, जब तक वो कुछ बोल नहीं पाता तब तक वो कुछ ना कुछ सोचता तो है, दुनिया में जो चीजें चल रही है सोच रहा है, तभी तो वो उन शब्दों को ग्रहण कर पा रहा है। लेकिन जब वह एक उम्र में के पड़ाव में आ जाता है, जब उसको कोई भाषा आ जाती है, तब विचार और भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि आज अगर आप कुछ सोचे, सिर्फ मन में कोई विचार लाएं, किसी चीज के बारे में चिंतन करें, तो उसके अंदर अपने आप ही भाषा आ जाएगी। आप सोचेंगे तो वो किसी न किसी भाषा में ही चल रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में काम चले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा लेव वाइगोट्स्की ने कहा। तो ये बेसिक यही भाषा और विचार का कन्फ्लिक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। भाषा और अनुभूति यानी कि संज्ञान और भाषा की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। 4 से 6 महीने में सभी ध्वनियों का उपयोग करते हुए बड़बड़ाते हैं, बैबलिंग की स्टेज आती है, इसको बैबलिंग स्टेज कहते हैं। 6 से 9 महीने में बड़बड़ाना थोड़ा केंद्रित हो जाता है और ध्वनियों का संकुचित हो जाता है, यानी कि अब बड़बड़ाने में कुछ भी नहीं बोला जाता, अब कुछ स्पेसिफिक ध्वनियां चलती है। 10 से 12 महीने में बच्चा पहले शब्द का विकास कर लेता है, माँ पापा ऐसा बोलता है। 18 से 24 महीने के अंदर बच्चे 2-2 शब्द वाले वाक्यांश को बोल पाता है, जैसे कि गेट, मिल्क ऐसा बोल पाता है। 2 से 3 वर्ष में बच्चा 3 शब्द के वाक्यांश को सही क्रम में लगा सकता है, यानी कि 2 से 3 वाक्यांश बोल पाता है। 4 से 5 साल का बच्चा लगभग पूरे वाक्य को बोल पाता है, और 5 से 7 साल के अंदर बच्चा तो भाषा बोल करके समझना भी चालू कर देता है। 5 से 7 साल का बच्चा स्कूल में आ जाता है, और 9 वर्ष के बाद लगभग बच्चा सभी प्रकार की भाषा को समझ जाता है। अब चक्कर पड़ता है नए शब्दों का, जो नए शब्द आते जाते हैं वो असिमुलेट करता जाता है और बोलता जाता है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। अब आता है सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग जब हिंदी में बात करते हैं तो सिर्फ लिंग ही बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानते हम। लेकिन अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं तो 2 चीजों की बात करते हैं, एक कहते हैं जेंडर और एक कहते हैं सेक्स। 2 टर्म का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में एक शब्द होने के कारण कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, जबकि हैं 2। कई बार तो हम कहते हैं ना कि भाई जैसे हिंदी एक ही चीज है, अब 2 नाम लेने का क्या मतलब। लेकिन जब चीज 2 है तो एक ही नाम तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, जिसके कारण जनमानस में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इंग्लिश में इस चीज में आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि इस रेफरेंस में इंग्लिश सही है। जेंडर और सेक्स करके 2 पॉपुलर शब्द हैं जो कि आप जानते हैं, हिंदी में सिर्फ लिंग जानते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा भी तो आम जनमानस में उस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। तो दोनों का मतलब हिंदी में लिंग ही होता है, आमतौर पर हम यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है, परिप्रेक्ष्य दोनों का अलग है। जब हम सेक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर मेल और फीमेल करते हैं, और जब हम जेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो मैन और वुमेन करते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे हम बोलेंगे नर और मादा, यहां पे हम कहेंगे महिला और पुरुष। क्लियर हो गई बात? अब दोनों को भाई चीज तो एक ही है, तो अलग अलग चीज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक फर्क है। इसमें अंग्रेजी ने थोड़ी हमसे तरक्की कर ली है साइकोलॉजी के अंदर।
सेक्स को हम जब यूज करते हैं तो बात वही है, लड़की लड़की ही रहेगी। लेकिन जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम बात करते हैं नेचर का, यानी कि प्रकृति का। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या फिर जैविक व्यवस्था या प्राकृतिक व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था कि भगवान ने कैसा हमको बना करके भेजा, उसके आधार पर आप नर या मादा होते हो। लेकिन समाज आपको क्या बनाता है? समाज आपको बनाता है लड़का या लड़की, यानी कि समाज या सोसाइटी। सोसाइटी आपको एक अलग रूप देती है। सोसाइटी कहती है कि आप या तो लड़के हो या तो लड़की हो। जब मैं लड़का कहता हूं तो मेरी क्या समझ होगी? जब लड़का मैं कहता हूं तो लड़के की समझ ये होगी कि जो एकदम मजबूत हो, शरीर उसका बलवान हो, बाल ऐसा कटा हो, ठीक है, कपड़े वो ऐसे पहनता हो। लड़की को देखेंगे तो लड़की के बाल लंबे होने चाहिए, वो खूबसूरत दिखनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं हमारे समाज में। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया है कि लड़की कोमल रहेगी और लड़का सख्त रहेगा, नहीं। वो इस समाज ने बनाया है कि लड़की कोमल रहेगी और लड़का सख्त होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर? एंड दैट इज वाई जेंडर और सेक्स, ये दो टर्म अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है और बहुत ही बड़ा। सोच के संदर्भ में अगर संकुचित सोच है तो दोनों एक ही है, लेकिन अगर विस्तृत सोच है तो दोनों बहुत अलग है। क्लियर हो गया पॉइंट? और इसी वजह से सामाजिक संरचना के रूप में हमको लिंग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, और भारत क्षेत्र विशेष में जब हम विद्यालयों में जाते हैं, अभी भले ही आपको चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठीक लगती हो, थोड़ा ठीक ठीक लगे कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, स्कूल में भी रेशियो भी अच्छा खासा है, ठीक है, कई जगह रिजर्वेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन शुरुआती व्यवस्थाएं ऐसे नहीं थी। शिक्षा की जब शुरुआत आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो वैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस को हमने एनकाउंटर किया है, हमारे समाज ने एनकाउंटर किया है, तब जाकर के आज हम ऐसी स्थिति में पहुंचे। और आज भी कोई इतनी बहुत शानदार स्थिति हम नहीं कहेंगे। आज भी महिला की इनकम को हमारे समाज में एक साइड इनकम माना जाता है। एक हमने एनालिसिस भी किया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी देश में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों का मतलब होता है, 100 लोगों का मतलब होता है 25 परिवार हैं। 25 परिवार हैं, 25 परिवार, बल्कि उससे कम ही परिवार हम मान के चलेंगे, 25 भी नहीं, 20 परिवार मान के चलो। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। एक परिवार में मुख्यतः 5 लोग होते हैं, 5 या 5 से 6 लोग होते हैं। जैसे कि ये कंटेक्स्ट हो गया कि एक के अंदर एक दंपति होता है, उसके बच्चे होते हैं और उसके माँ बाप होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर अगर एक फैमिली में एक आदमी है, यानी कि एक मैन है, उसकी एक वाइफ है और उसके मदर भी है, उसकी एक मदर और उसका एक फादर है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, सन 1 डॉटर 1, मान लो ऐसे 2 बच्चे हैं। तो अब एक समाज में देखो किस तरीके से व्यवस्था चलती है। एक परिवार में 6 लोग हो गए, सामान्यतः 6 लोग होते ही हैं। अगर 6 लोग नहीं भी है, मम्मी पापा को छोड़ दें, बाप बोलेंगे नहीं बच्चे 2 होंगे तो दोनों बच्चों में भी खर्चा बटेगा। मान के चलो एक सामान्य तौर पर एक हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, माँ बाप को अभी हम छोड़ के चलते हैं, एडिशनली उसको भी साथ में लेके चलेंगे बाद में। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन ये है, जो न्यूक्लियर सिचुएशन है उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो देखो वाइफ तो काम करती नहीं है, बच्चे काम करते नहीं है, ये भी काम करता नहीं है, लेकिन इन तीनों का खर्चा ये उठाता है, ठीक है। काम कौन करता है? सिर्फ एक आदमी काम करता है। अगर एक आदमी काम करता है तो वो कितने लोगों के लिए काम कर रहा है? 4 लोगों के लिए काम कर रहा है। यानी कि इस देश में रह रहे हैं 4 लोग, काम कौन कर रहा है? एक बंदा काम कर रहा है। एक समय में तो यही होगा, जिस समय ये दोनों काम करने लगेंगे, जबकि इन दोनों में से एक ही काम करेगा, ये दोनों काम करने लगे उस समय ये तो निष्क्रिय हो जाएगा। उस समय लड़की तो काम करेगी नहीं, काम तो लड़का ही करेगा। तो ऐसे में 4 लोगों का बोझ एक बंदा उठा रहा है। यानी कि एक तरीके से इस देश के अंदर इन 2 लोगों को तो कहेंगे चलो भाई डेवलपिंग है, ये डेवलपिंग है, इनको तो आगे जाकर के देश संभालेंगे, तो ये तो हो गया, चलो मान लिया, ठीक है। तो एक बंदा 2 लोगों के लिए काम कर रहा है या फिर एक बंदा 4 लोगों के लिए काम कर रहा है। ये स्थिति तब वर्स्ट हो जाती है जब एक बंदा 6 लोगों के लिए काम करता है।
जिसके अंदर एक वो खुद है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उसके खुद के मम्मी पापा के लिए भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी अब काम नहीं कर सकते, रिटायर हो गए हैं। तो ऐसे में जब एक बंदा 6 के लिए काम कर रहा है तो सोचो वो देश को कब आगे बढ़ाएगा, वो तो अपने परिवार का पेट ही नहीं पाल पाएगा, तो वो देश के डेवलपमेंट में कैसे हिस्सा देगा। ये स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन इसी स्थिति में अगर ये हो जाए कि 2 लोग 6 लोगों को संभाले, 2 लोग 6 लोगों को संभालने का मतलब क्या है, देखो अभी भी माँ बाप और बच्चे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन बीवी तो काम कर सकती है, महिला तो काम कर सकती है। अगर महिला काम करेगी तो 2 लोग मिलकर 6 लोग का काम करेंगे, तो ये स्थिति पहले वाली स्थिति से तो बढ़िया है। यानी कि यहां पर देखिए बर्डन उतने का उतना ही रहा, बर्डन 100 रुपए ही खर्च करना है, लेकिन कमाने वाले पहले 1 थे, अब कमाने वाला 2 हो गया, तो डबल इनकम हो गई। तो डबल इनकम हो गई तो घर पे प्रेशर कितना हुआ, कम हुआ, डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, परिवार का विकास होगा। तो ऐसे में आप ये समझो कि हमारे देश की आधी, अभी जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो आधी अर्थव्यवस्था है। अगर आधे लोग, जो आधी महिला शक्ति काम करने लग जाए तो ऑटोमेटिक हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लेकिन दिन दुगनी रात चौगी तरक्की करने के अंदर महिला का नौकरी करना ही शामिल नहीं है, काम बनाना शामिल है, एंटरप्रेन्योर बनना शामिल है, यानी कि व्यवसाय देना जरूरी है, नौकरी जरूरी नहीं है। अगर एक बंदा व्यवसाय बनाएगा तो 10 लोग उसके नीचे काम करेंगे। सो द थिंग इज, देश तरक्की तब करता है जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, नौकरों से देश तरक्की नहीं करता है। ठीक है, सो द पॉइंट इज क्लियर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लैंगिक जो विभिन्नता है, आज भले ही शिक्षा में हमने थोड़ा बहुत अंतर को पार कर लिया हो, लेकिन अभी वर्कफोर्स में नहीं है। अल्टीमेट एम तो देश के अंदर डेवलपमेंट करने का है। क्या होगा अगर एक पीएचडी करी हुई महिला घर में एक हाउसवाइफ के रूप में रहेगी, पढ़ाएगी बच्चों को, नो डाउट, लेकिन उसका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है फॉर द नेशन? नो कंट्रीब्यूशन। घर में सेवा कर रही है, इट इज ओके। वो घर में सेवा ना करके, कुछ लोग कहते हैं कि वो घर में सेवा नहीं कर रही है, वो बाहर जा रही है और घर में किसी नौकरानी को रखा हुआ है, तो बात तो वही है, वो खुद ही काम कर ले। अगर वो खुद बाहर काम करने जा रही है तो अपने लेवल का काम कर रही है, उसके घर में कोई नौकरानी काम कर रही है, तो अल्टीमेटली एक महिला को, दूसरी महिला को रोजगार मिल गया कि नहीं मिल गया? उसको खुद भी रोजगार मिल गया। यानी कि एक औरत के बाहर निकलने से 2 लोगों को रोजगार मिल गया। पॉइंट इज क्लियर। कहा एक भी नहीं काम कर रहा था, अगर वो अपने घर रहेगी तो वो अपना काम करेगी, और जो जिसे उसके यहाँ काम करने आती वो अपने घर रहेगी। उसके बाहर निकलने से 2 लोगों को काम मिल गया। एंड जब ये चेन बनेगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? एंड दैट इज हाउ द कंप्लीट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी कैन डेवलप, अगर इनको बाहर निकाला जाए। लेकिन इनको रोक कौन रहा है? क्या ये खुद रुकना चाह रहे हैं काम चोर? हाँ, कुछ निकलते 1-आधा% होते हैं जिनको काम चोरी ही पसंद है। ऐसा लड़कों में भी है, ऐसा नहीं है कि सभी कामगारी हैं, कामचोर हर जगह मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग भी बहुत हैं, मन लगाए काम करने वाले लोग हैं। तो उनको रोक कौन रहा है? उनको रोक रहे हैं, उसको रोक रहा है समाज। इसीलिए हमको ये चीज पढ़ना पड़ता है कि जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव करेंगे, शिक्षा में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को जब तक हम इस लेवल तक मोटिवेट नहीं करेंगे कि आज की जनरेशन भले ही खराब हो, लेकिन वो जो बच्चे पढ़ करके जब बड़े होंगे तो वो अपने डिसीजन ले पाए, इस लेवल पर उनको मजबूत करना है कि वो आगे बाहर निकल पाए। तो दैट इज अगर हम आज ये चीज बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? पॉइंट इज क्लियर। तो ऐसे में ही सामाजिक संरचना के रूप में लिंग को हमको समझना पड़ेगा, और जब इस चीज के प्रति हम सेंसिटाइज होंगे तो हम कक्षा में ज्यादा बेहतर रूप में कार्य कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर रूप में कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एक सेंटिमेंट बनेगा, लड़कों को समझ में आएगा कि कक्षा में महिलाओं का क्या योगदान है, महिलाओं को समझ में आएगा कि आगे जाकर के उनको क्या करना है। उनका टारगेट ये नहीं होगा, हाँ भाई हर एक लड़की का हक है कि वो अपने आप को सुंदर रहे, सुंदर सबको दिखे, लेकिन किसी भी शायद लड़की का ये सपना नहीं होगा कि वो सुंदर तो दिखे लेकिन एक सोने के पिंजरे में बंद रहे, नहीं। तो ऐसे में ये चीज इंक्लूड होती है, लेकिन उसके लिए उसको रोका जाता है। लड़की का सपना हमेशा ये नहीं होगा कि एक घर में जाकर के मैं रोटी बनाऊंगी, नो, या फिर सिर्फ एक जानवर के रूप में या एक वस्तु के रूप में मुझे इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं, कारण मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसी के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैं जो बता रहा हूं वो व्यवहारगत भी है, मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, सेंसिटाइज भी कर रहा हूं। तो फॉर दैट आप अपनी तरफ से रेडी रहना कि जब आप कक्षाओं में जाओ तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करो। तो जेंडर भूमिका है, एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं जेंडर रोल्स। ये भाई यहां पे शब्द जेंडर का इस्तेमाल होगा, सेक्स रोल का मतलब नहीं है। जेंडर रोल, एक तो सेक्स रोल की अगर मैं बात करूं तो लड़की का काम है बच्चे पैदा करना, एक मादा का काम है बच्चे पैदा करना, ये प्राकृतिक रोल है। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं जेंडर रोल, तो उसको सोशल पर्सपेक्टिव में देखना है कि समाज में जेंडर रोल क्या है। समाज में जेंडर रोल का मतलब है कि लड़का क्या काम करेगा, लड़की क्या काम करेगी। एक समाज में लड़के की क्या भूमिका है, लड़की की क्या भूमिका है। एक लड़की बच्चा पैदा कर सकती है, ये किसी के कहने से नहीं होता है, ये प्रकृति ने बना रखा है, ये बायोलॉजिकल है, जैविक है, उसके ना किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक लड़की घर में रोटी ही बनाएगी, ये प्रकृति ने नहीं बना के भेजा है। आया, जो प्रकृति ने नहीं बना के भेजा, जिन नियमों को इंसान ने बनाया कि भाई ये चीज ये फॉलो करेगा, तो वो जेंडर रोल में आता है। फिर हम आते हैं लिंग समाजीकरण, यानी कि लैंगिक जेंडर सोशलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि भाई सोशलाइजेशन ही उसी हिसाब से होता है। लड़की लड़कियों के मम्मी के साथ बैठती है, ग्रुप में बैठती है, बाल बनाना, ये सारे काम करना, और लड़का पापा के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता है। ये चीज़ें होती हैं। जेंडर रूढ़िवादिता, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आता है। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का देखो, जब कोई चीज, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवाद, ठीक है, इस रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप, इसका मतलब होता है जब किसी नियम को या किसी बात को कठोर हो जाए, कठोर यानी कि जो बदल नहीं सकती, इस लेवल तक पहुंच जाए, तो उसको रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, कि लड़की बाहर नहीं ही जाएगी, कोई इसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो रूढ़िवाद है। ठीक है, तो कोई भी चीज रूढ़िवाद हो सकती है, और इसमें कही गई कोई भी बात एक से ज्यादा चीजों पर अप्लाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट कह दी तो वो सिर्फ जेंडर भूमिका में ही आएगा, वो इधर नहीं आएगा। ठीक है, लड़की लंबे बाल रखती है, जेंडर भूमिका है, लड़की ही लंबे बाल रखेगी, लड़का नहीं रख सकता, वो रूढ़िवाद है। ठीक है, एक के ऊपर नियम हो गया, दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता, वो रूढ़िवाद है। जेंडर भेदभाव यानी कि ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। इसके ऊपर भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। भेदभाव, भेदभाव शब्द से भारत बहुत अच्छे तरीके से परिचित है, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो धार्मिक भेदभाव हो, या फिर रेशियल नस्ल भेदभाव हो। हर तरीके से भारत भेदभाव को तो बहुत बढ़िया तरीके से समझता ही है। तो भेदभाव शब्द का मतलब होता है जब किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि जब किसी एक अवसर के लिए, उस अवसर को पाने वाले जो एलिजिबल लोग हैं, एक अवसर है, उसको पाने वाले एलिजिबल लोग हैं, हर एक एलिजिबल लोगों को मौका ना देने की बजाय किसी को हटा दो या किसी को दे दो, उसको भेदभाव कहते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पर हक सबका है, जो उसके लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार होगा उसको वो मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आज ये चॉकलेट है, ये किसको मिलेगी। ठीक है, मैंने कहा नहीं, मैं ये चॉकलेट तो मैं लड़की को ही दूंगा, तो ये लैंगिक भेदभाव हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने लड़कियों को प्रायोरिटी दे दी। और अगर मैं कहूं कि जो आज सबसे बढ़िया काम करेगा, जो बढ़िया डिसिप्लिन में रहेगा, उसको चॉकलेट दूंगा, यूज में रीइंफोर्समेंट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर चॉकलेट पाने का मौका मैंने सभी को दिया। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि ये चॉकलेट मैं सिर्फ उसको दूंगा जो मेरे कॉलोनी में रहता है, तो वो भेदभाव हुआ, क्षेत्रीय भेदभाव हुआ। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है। भाषाई भेदभाव होता है, अरे तू तो ये बोलता है, तू तो वो बोलता है, अरे तू तो इस जगह का है, तू उस जगह का है ना। तो जेंडर भेदभाव मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। व्यक्तिगत मतभेद कई तरीके हो सकते हैं। शारीरिक रूप से आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं, मानसिक आधार पर अलग हो सकते हैं, फिजिकल जो आपकी मोटर कैपेबिलिटी है उसके आधार पर, इमोशनल रूप में अलग हो सकते हैं, रुचियों के आधार पर अलग हो सकते हैं, सेल्फ जो आपका सेल्फ जो अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, लर्निंग के बेसिस पे आप अलग हो सकते हैं, सोशल और मॉरल पर्सपेक्टिव में आप किसी व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कई तरीके से अलग हो सकता है। जब एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दुनिया में अपने आप में यूनिक है, तो वही से आप समझ जाओ कि जब एक इंसान का फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, तो अब बात खत्म हो गई बात। अब इसे ज़्यादा और क्या ही बोले, तो अब इंसान तो वैसे ही अलग हो गया। अब ऐसे में शिक्षक की क्या भूमिका है, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग तरह की भिन्नताएं हैं। हमने बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ी ली है कि बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चों की जैसी जरूरत है वैसा हमको करना है। तो बच्चे 10 हैं तो 10 जरूरतें हैं। हो सकता है 10, किस्मत अच्छी है कि 10 जरूरतें 10 अलग नहीं होती। अगर आप 10 बच्चे आपकी क्लास में हैं तो ऐसा होगा कि 2-3 जरूरतें होंगी, यानी कि 2-3 तरह के बच्चे आपके पास होंगे। ठीक है, तो बस आपको 2-3 प्लान्स करने हैं। मेथड्स भी मल्टीपल सेंसरी होने चाहिए, ताकि एक चीज़ के अंदर आपने बोला भी, सुनाया भी, करके भी दिखाया, तो सभी लोग एक ही एक्टिविटी है, हर एक बच्चा उसे समझ गया।
सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ टीचर, कि उसको डायनेमिक होना पड़ेगा। उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके सामने वाला बच्चा क्या है। जब उसको ये समझ में आ जाएगा तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और यही है रोल ऑफ टीचर, यही है एक शिक्षक की भूमिका। और इसी के ऊपर हर तरीके से आपसे क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका उतनी जरूरी नहीं है। शिक्षक की भूमिका से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि बच्चे को क्या जरूरत है। जब आपको जरूरत समझ में आ जाएगी तो उस जरूरत को देखो, अगर मान लो कोई टीवी खराब हो जाता है, कोई टीवी खराब हो जाता है, तो टीवी खराब होने पर नया सामान लगाना या नया टीवी खरीद के लाना बहुत आसान है। नया टीवी खरीद के लाना तो बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन मान लो कोई एक पार्ट खराब है, तो उस पार्ट को लगाना मुश्किल नहीं है। ये पता लगाना कि इस टीवी में इतनी सारी चीजें हैं, उसमें से कौन सा पार्ट खराब है, ये पता लगाना मुश्किल है। तो पार्ट लगाना मुश्किल, यानी कि पूरी चेकिंग करने के बाद पता चला कि ये दिक्कत है। पता चला ये दिक्कत है तो उस दिक्कत का सॉल्यूशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दिक्कत ये है, किताब में पढ़ा और फटाफट सॉल्यूशन निकाल दिया। तो टीचर का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि बच्चे को क्या समस्या है, क्योंकि टीचर तो अपने आप में संपन्न है, उसको तो सब कुछ आता है। एक शिक्षक सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसको ब्रह्म तुल्य कहा गया है। ब्राह्मण की श्रेणी में सबसे ऊपर शिक्षक को रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को देता है। भगवत गीता की बात है ये। तो उसको तो सब आता है, लेकिन उसको कितना आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या, सामने वाले को क्या देना है उसका पता उसको होना चाहिए। और यही एक शिक्षक को एक बेहतर शिक्षक बनाता है। क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं आकलन और अधिगम में, असेसमेंट पे पहुंच जाते हैं। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो 3 बातें लिखी हुई है: माप, आकलन और मूल्यांकन। माप का मतलब मेजरमेंट, आकलन यानी कि असेसमेंट, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। मेजरमेंट का मतलब होता है जहां पर आप मात्रा के रूप में किसी को माप सकें कि भाई तेरे 10 नंबर है, तेरे 2 नंबर है, वो मात्रात्मक चीजें हो गई। असेसमेंट का मतलब हो गया जब, यानी कि आकलन का मतलब जब मापना, यानी कि नंबर आपके लिए मायने नहीं रखता, क्वालिटी आपके लिए मायने रखती है, क्वालिटी। और इवैल्यूएशन के अंदर दोनों होती है, मेजरमेंट प्लस क्वालिटी प्लस जजमेंट। ये 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि अगर आपने बोला कि तेरे 2 नंबर है, मेजरमेंट नाप दिया बस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, असेसमेंट। आपके 2 नंबर हैं, ठीक है, आप बढ़िया कर रहे हो और अब आप अगले लेवल पर जाते हो, ये इवैल्यूएशन है। पॉइंट इज क्लियर? जब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि जब हम आकलन की बात करते हैं, असेसमेंट, आकलन की बात करते हैं तो ये होता है इंप्रूव करने के लिए। किसके लिए होता है? इंप्रूव, यानी कि सुधार लाने के लिए। ये हमेशा होता है। खास बात ये है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। गॉट इट? निरंतर, हमेशा, एक बार नहीं होगा, हमेशा चलेगा। और हमेशा जब बच्चे को पता चलते रहेगा कि उसकी क्या समस्या है, टीचर को पता चलते रहेगा कि इसकी क्या समस्या है, सिस्टम को पता चलता रहेगा कि इसकी क्या समस्या है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसका सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सही सॉल्यूशन निकालेंगे तो बच्चा ग्रो करेगा, और बच्चा जब ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली हमारा देश ग्रो करेगा। पॉइंट इज क्लियर? नौकर ही पैदा होते रहेंगे तो मालिक कब बनेंगे हम? क्लियर? फिर एक दूसरी टर्म आती है, वो होता है इवैल्यूएशन। लेकिन हाँ, जिंदगी में इवैल्यूएशन की भी जरूरत है, बिना इवैल्यूएशन के काम नहीं चलेगा। जब बच्चा लर्निंग स्टेज में होता है, यानी कि स्कूल की स्टेज में होता है, तब उसके लिए चीजों को सीखना ज्यादा जरूरी है, ना कि वो उसमें कितने नंबर लेकर के आया। नंबर अगर अच्छे लाया तो अच्छा ही होगा, लेकिन नंबर अगर अच्छा लाया है तो गारंटी नहीं है कि उसको वो चीज आती होगी। पॉइंट इज क्लियर? लेकिन इवैल्यूएशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। स्कूल लर्निंग में इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, बट असेसमेंट के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में हर बार आपको गलती करने के बाद सुधारने का मौका नहीं मिलता है। हर बार जिंदगी में गलती करने के बाद आपको उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा।
वहां पे निरंतर आपका इवैल्यूएशन और जजमेंट चलता रहेगा। जब आपका इंटरव्यू होता है, तो जब कहीं पर नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू देना है, तो वो इंटरव्यू के अंदर आपने तो देख लिया कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए, वहां पर आप सीखने के लिए नहीं करते, अच्छा सर कोई नहीं, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन आप पूछो, उसमें मैं ज्यादा बेहतर करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आर या तो पार। लेकिन स्कूल में आर पार की स्थिति नहीं होती। स्कूल में वो आर पार की स्थिति को जीत पाए उस लेवल तक के लिए उसको तैयार करना है। इसलिए असेसमेंट यानी कि आकलन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सुधार की ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन को भी समझ पाए, इसके लिए जरूरी है, जैसे कि हमारा ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट। टर्म एंड में जो होता है उस लेवल में चला गया, क्योंकि वहां पर जजमेंट होती है। जहां पर जजमेंट हो रही है वो इवैल्यूएशन का फेज हो गया, लेकिन जहां पे सिर्फ सुधार हो रहा है वो वहां पे आकलन की स्थिति हो गई। तो किसी भी तरह के टेस्ट को आप इवैल्यूएशन भी समझ सकते हैं और किसी भी तरह के टेस्ट को आप असेसमेंट भी समझ सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस सीन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं इसी के अंदर असेसमेंट की, आकलन की, जब हम बात करते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह कि सबसे ऊपर होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट है और इससे छोटा है मेजरमेंट। सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये। यानी कि असेसमेंट में हम जो कुछ भी बात करते हैं वो सब इवैल्यूएशन का पार्ट है। इवैल्यूएशन क्योंकि उससे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये मत समझना कि असेसमेंट अलग होता है, इवैल्यूएशन अलग होता है। असेसमेंट सबसे बड़ा है, जो कि सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं, चाहे वो असेसमेंट हो चाहे वो इवैल्यूएशन कह लीजिए, जो भी हो। उसके अंदर एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन या आकलन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन या आकलन। रचनात्मक जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि जहां पर कुछ रचना, कुछ बन रहा है, वो रचनात्मक हुआ। जैसे आपका कोई टेस्ट हुआ, आपने उस टेस्ट को इसलिए किया क्योंकि ताकि आप फाइनल टेस्ट में ना जा पाए। जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट जो आप देते हो वो क्यों देते हो? ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि आप उन दिक्कतों को सॉल्व कर पाए, ताकि रियल एग्जाम में वो चीज ना फेस करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीटेट का आपका गारंटी बैच चल रहा है ना, सिर्फ 99 रुपीज का, इसके अंदर हम आपको मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। और दूसरा होता है समेटिव, और ये आपको मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। समेटिव पे आते हैं तो ये होता है योगात्मक, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे कि भैया आपने कितना किया, 2 किया, 3 किया, 5 किया, रेट करेंगे, जज करेंगे, निर्णय लेंगे। इसी में थोड़ा आगे चलते हैं। एक टर्म आती है जिसको कहते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये एक स्वरूप हो गया। अब सेम मूल्यांकन के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ मूल्यांकन के अंदर नहीं आता। ये एक एक्सटर्नल रूप है जिसको मूल्यांकन के साथ हम जोड़ रहे हैं। कैसे? अब जो इवैल्यूएशन है, एक 2 केस समझेंगे हम, केस 1 और केस 2। केस 1, इस बच्चे का मेरे को इवैल्यूएशन करना है, बच्चा ए। ये टीचर 1 है जो बच्चे का क्लास टीचर है, ठीक है। ये दूसरा टीचर है, टीचर 2, जो उसी स्कूल का अनदर टीचर है, अनदर टीचर। एक और टीचर है, टीचर 3, जो कि अनदर स्कूल का है। यानी कि एक बच्चा जो उसको पढ़ाता है वो टीचर उसका इवैल्यूएशन करे, एक दूसरे स्कूल का टीचर इवैल्यूएशन करे, एक उसके उसी के स्कूल का है लेकिन वो टीचर नहीं है, उसी स्कूल का कोई दूसरा टीचर असेसमेंट करे। तो ये बंदा जब इसका असेसमेंट करेगा, और क्योंकि मुझको पता है, पहली स्लाइड में मैंने शुरुआत में पढ़ा कि छात्र बेस्ड यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित मूल्यांकन भी हो। तो बाल केंद्रित मूल्यांकन का मतलब क्या है? बाल केंद्रित मूल्यांकन का मतलब यह है कि बच्चे से आधारित मूल्यांकन हो, बच्चे पर आधारित हो। और बच्चे पर आधारित तो तब होगा ना भाई साहब जब आपको बच्चे के बारे में पता होगा। बच्चे के बारे में नहीं पता तो बच्चे से आधारित मूल्यांकन आप कैसे करेंगे?
पॉइंट इज क्लियर? तो ऐसे में ये जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा आज के रूल के हिसाब से, ये दोनों सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट का रूप होता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब है जैसे कि स्टूडेंट 1 है, वही सेम स्कूल अगर पेपर बनाए और अदर स्कूल या बोर्ड वो पेपर बनाए, ये होता है एक्सटर्नल असेसमेंट या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। कहते हैं ना एक्सटर्नल एग्जाम, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ये बोर्ड का एग्जाम है। और ये स्कूल असेसमेंट मतलब स्कूल का एग्जाम है। स्कूल एग्जाम का मतलब जब स्कूल का जो टीचर है, अगर स्कूल का टीचर जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जब वो वही उस पेपर को बनाएगा, तो पेपर बनाते हुए तो क्या ध्यान रखेगा कि जो उसने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आए। लेकिन जब बाहर का कोई बंदा पेपर बनाएगा तो वो क्या पेपर बनाएगा, उसको तो नहीं पता कि क्या उस स्कूल में चला है, तो वो अपने हिसाब से पेपर बनाएगा, या फिर उसने खुद क्या पढ़ाया है उसने उस हिसाब से पेपर बनाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जैसा ये टीचर पढ़ाता होगा वैसा ये टीचर पढ़ाता होगा, तो फर्क आ सकता है। आमतौर पर छोटे बच्चों में स्कूल बेस्ड असेसमेंट को सबसे बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर वो टीचर अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, और बालक आधारित मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि वो बच्चे के हिसाब से मूल्यांकन करे। और एक्सटर्नल वाले को आमतौर पर हायर स्कूल्स में देखा जाता है। अब इसमें आगे आता है असेसमेंट के अंदर एक थोड़ा सा जरूरी चीज और है। एक इसके अंदर आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। 3 चीजें होती हैं, यानी कि अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, अधिगम आकलन के रूप में। तीनों का मतलब जानना है। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम्पल आता है और हमसे कहा जाता है कि बताओ ये किस प्रकार का आकलन है। ज्यादा रटना नहीं है, समझ लो, सिंपल सी बात है। जब आपसे पूछा जाए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि आप किसी के अधिगम का, यानी कि किसी ने जो सीखा है उसका आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तुमने कितना सीखा मैं उसका आकलन करना चाहता हूं। तुमने 10 में से, यानी कि 10 क्वेश्चन थे तो 10 में से तुमको 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, कितना आता है, इस चीज का आकलन करना असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना आता है, मैं उसको बताने नहीं जाऊंगा कि तुम अच्छा करो या बुरा, उससे कम करो या ज्यादा अच्छा करो, कैसे अच्छा कर सकते हो, ये सब नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें कितना आता है ये मेरे को देखना है और जाना है, बस बात खत्म। तो इस तरह की चीज अमूमन समेटिव असेसमेंट में पाई जाती है, योगात्मक मूल्यांकन में। फॉर का मतलब होता है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए अधिगम करा रहा हूं, यानी कि सीखने के लिए मैं आकलन कर रहा हूं। मैं क्यों ले रहा हूं टेस्ट? ताकि मेरे को कुछ सीखने को मिले। फॉर एन एग्जाम्पल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो आप एग्जाम में देते हो, अभी आप किसी एग्जाम का मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट इसलिए तो नहीं दे रहे ना कि भाई मेरे को नौकरी दो या मत दो। मॉक टेस्ट में आप बहुत अच्छे नंबर ले लोगे तो नौकरी मिलेगी नहीं, और कम होंगे तो फेल भी नहीं होगे। तो मॉक टेस्ट टेस्ट तो है ना, लेकिन वो टेस्ट का मतलब क्या है? उस टेस्ट का मतलब ये है कि वो टेस्ट आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए। तो इंप्रूवमेंट के लिए करी हुई कोई भी चीज, अधिगम के लिए करी हुई चीज असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। खास बात यह कि ये दोनों लोग कोई एक्सटर्नल पर्सन करते हैं, एक्सटर्नल पर्सन या फिर टेक्नोलॉजी करती है। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, सिंपल सा एग्जांपल लो, सीटेट का जो आप ओरिजिनल पेपर दोगे वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। आपको कितना आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें अगर आपके 90 नंबर आ गए तो आप पास हो, नहीं आए तो आप फेल हो। ठीक है, चाहे आपको कितना भी आता हो। अब आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अभी जो आप मॉक टेस्ट दोगे वो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, उससे आपका एग्जाम में पास या फेल होने से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा आता है असेसमेंट एज लर्निंग, कि अधिगम जो असेसमेंट है वही आपका अधिगम है। यह आमतौर पर होता है सेल्फ असेसमेंट। छोटे बच्चे तो भैया टेस्ट लेते हैं, तुमको टीचर ही बताते हैं कि तुम कैसे बढ़िया कर सकते हो। लेकिन बच्चा जब अपना टेस्ट करते वक्त खुद समझता है कि भाई मेरी क्या गलती है, तो सेल्फ असेसमेंट है। जैसे आप मॉक टेस्ट करते हैं तो उसके आंसर को देख करके आप जो एनालिसिस करते हैं वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। यानी कि अपने आप की जजमेंट करें कि आप सीख रहे हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, मतलब यू आर डूइंग बाई इट बाई योर सेल्फ। यहाँ पे असेसर कौन होता है? यू या फिर लर्नर खुद ही। पॉइंट इज क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और एग्जाम में भी मतलब है तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन सीटेट के लिहाज से इतना बड़ा नहीं है। समावेशी का मतलब हो गया जब आप सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाते हैं तो वो समावेशी शिक्षा है। पॉइंट क्लियर? सभी को जोड़ करके पढ़ाते हैं तो वो समावेशी शिक्षा है। फिर से 2 बार मैंने बोल दिया, सभी को मिलाकर के पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। लेकिन समावेशी शिक्षा में जोड़ना किन लोगों को है? जोड़ना उन लोगों के हैं जो नहीं जुड़ रहे हैं। अब जो नहीं जुड़ रहा वो कोई भी हो सकता है, जो नहीं जुड़ रहा वो कोई भी हो सकता है। वो एक गर्ल भी हो सकती है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल अनदर एरिया का कोई मेंबर भी, स्टूडेंट भी हो सकता है, या फिर कोई कास्ट हो सकती है, कोई रिलीजन हो सकता है कि भाई यहां इस धर्म के बच्चे नहीं पढ़ेंगे या इस जाति के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। स्लो लर्नर हो सकता है, ठीक है। ऐसा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसका पैसा नहीं है, वो भी हो सकता है, गरीब बच्चा भी हो सकता है। इसके अंदर ब्राइट लर्नर्स भी हो सकते हैं। ब्राइट लर्नर का मतलब जिन बच्चों को बहुत आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी क्लास में क्रीम होते हैं, क्लास में जो टीचर पढ़ाने वाला है ना वो सब उनको बहुत पहले से आता है, तो क्लास की जो एजुकेशन है वो उनके लिए जीरो होती है। तो ऐसे में टीचर क्या करता है? टीचर को तो पढ़ाना है, उनको उसको तो जो आता है वो पढ़ा देता है, बस जो क्लासरूम का सिलेबस उसको कवर कर देता है, और क्लासरूम का सिलेबस उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस बच्चे के लिए ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाता। तो ये भी आपके लिए एक आश्चर्य की बात होगी ये समझना कि जो ब्राइट लर्नर्स होते हैं वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। इन सब के अलावा एक और हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं, वो आते हैं CWSN बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब इसमें कोई भी हो सकता है, शारीरिक रूप से किसी को दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, दिमागी रूप से दिक्कत हो, किसी को लर्निंग डिफिकल्टी हो, कोई भी बच्चा इसमें आ सकता है। ये सारे लोग या तो निष्कासित हो चुके हैं या निष्कासन के कगार पर हैं, जिनको विद्यालय में हमको जोड़ना है। और इसीलिए समावेशी शिक्षा है कि सभी बच्चे एक छत में पढ़े। केवल एक मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के लोगों को ही नहीं पढ़ाना, सभी लोगों को साथ में पढ़ाना है। और जब सभी लोगों को साथ में पढ़ाएंगे तो ये टीचर के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसको हर एक के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यस, पॉइंट इज क्लियर। और यहीं से समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट सभी के सामने आता है। ठीक है, अब देखते हैं समावेशी के बारे में आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब आते हैं डिसेबिलिटी के बारे में कि ये जो अशक्तताएं हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं। कई तरह की हो सकती हैं। देखो मैंने सारा मिक्स कर दिया है। वैसे तो RPWD एक्ट में बहुत सारी हैं, या मतलब सिर्फ डिसेबिलिटीज़ हैं जो CWSN की मैंने बात करी। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऐसे लोग जो कि ध्वनियों को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते, ऐसे लोग जो डिसकैलकुलिक है, लर्निंग डिफिकल्टी में आता है, जिनको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, डिसग्राफिया जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो कि भाषा का प्रोसेस नहीं कर पाते, वर्बल कुछ शब्दों को प्रोसेस नहीं कर पाते, विजुअल जो देखते हैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, ADHD जिसके अंदर अटेंशन डेफिसिट है यानी कि ध्यान नहीं लगा पाते, डिस्प्रेक्सिया जिनकी मसल्स में विकार है। इसके अलावा और भी कई सारे रूप हैं, लेकिन ये मुख्य रूप हैं जिनकी तरह के बच्चे आपकी कक्षा में हो सकता है कि आपको दिखें। कई बार इसमें से कई तरह के बच्चों को तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, तो उनकी पहचान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है जो कि आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर के काम हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वंचित वर्ग सहित विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे, जैसे लड़कियां, जैसे मैंने बताया वंचित वर्ग में आते हैं लड़कियां, स्कूल ही नहीं आने देते। किसी आज तो आने देते हैं, किसी जमाने में नहीं आने देते थे, कई जगह अभी भी होता है। बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं इनकी सभी दिक्कत है। आशा से कम सफलता वाला स्लो लर्नर हो गया, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति कहीं पर बहुसंख्यक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुसंख्यक ही होगा। एक जगह पर पता चला कि किसी धर्म के लोग रहते हैं और किसी दूसरे धर्म के वहां पर एक ही बंदा रहता है, तो वो अल्पसंख्यक है। लेकिन उसके समुदाय में अगर कोई स्कूल है तो वहां पर जो यहाँ अल्पसंख्यक है वो वहां बहुसंख्यक है, और जो यहाँ बहुसंख्यक है वहां अल्पसंख्यक है। हो सकता है क्षेत्रीय आधार पर भी हो सकता है। हिंदी भाषा में रहने वाला
रहने वाले लोगों में एक स्कूल है और वहाँ पर एक मराठी बच्चा है, तो वो भी एक अल्पसंख्यक हो गया, भाषिक रूप में अल्पसंख्यक है, और वह भी एक समावेशन की उसको ज़रूरत है, नहीं तो वह बच्चा अपने आप को अलग मानता है। आमतौर पर समावेशन की कगार पे जो बच्चा होता है वो कक्षा में अपने आप को अलग मानने लगता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। पॉइंट इज क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। अब यहां पर हम आ गए हैं थर्ड फेज पे। 20 मार्क्स का हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद। अब हम आ चुके हैं थर्ड फेज पे, जो कि 10 नंबर का अब हमारा रह रहा है। तो बच्चे कैसे सोचते हैं? भैया सोचने का अलग अलग तरीका है। सोचने के लिए हमको कई सारी चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। साइकोलॉजी आपने अभी तक पढ़ी और साइकोलॉजी के बहुत सारे कंपोनेंट आपने कवर कर लिए। सोचने के लिए बच्चे अपने सोचने का अपना अलग अलग पैटर्न लगाते हैं। सोचने का पैटर्न मतलब फिर से बच्चा सोचने का तो सोचेगा ही, बच्चा सोचने का तो सोचेगा ही। अब हम कैसे जानेंगे कि बच्चा क्या सोच रहा है और कैसे सोच रहा है? इसके लिए मनोविज्ञान की हम सहायता लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा किस चीज को लेकर के किसी चीज के बारे में सोच रहा है। यानी कि बच्चा कन्वर्जेंट थिंकर है या डाइवर्जेंट थिंकर है। यानी कि सोचते वक्त वह किसी एक सॉल्यूशन के पीछे भागता है या फिर कई सारे सॉल्यूशंस के पीछे भागता है। सोचते वक्त वह अपने आप को स्वतंत्र समझता है या फिर वह चाहता है कि वह किसी के निर्भर होकर के काम करे। कुल मिलाकर के बच्चे कैसे सोचते हैं, तो यहाँ पर वही साइकोलॉजी की सारे टर्म्स कि वो क्लासिकी तरीके से समझ रहा है, ऑपरेंट तरीके से समझ रहा है, संज्ञानात्मक तरीके से समझ रहा है, किस तरीके से समझ रहा है। लर्निंग स्टाइल के भी कुछ कंसेप्ट आते हैं कि बच्चा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अकोमोडेटर है, क्या है, या असिमिलेटर है। फिर आते हैं सीखते कैसे हैं। तो सीखने का मतलब वही है, सोचने का तो समझ में आ गया, सीखेंगे कैसे। सीखने के लिए जो मेन चीज जो हमको समझ में आती है वो आती है बच्चों की लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल बच्चे की सीखने की क्या शैली है। कुछ बच्चे काम करके सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के सीख लेते हैं ज़्यादा बेहतर, कुछ देख करके बहुत बढ़िया सीख लेते हैं, कुछ तब जब उनको वो ऑब्जर्वेशन कराया जाए उससे सीख लेते हैं, कुछ डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं। तो अलग अलग तरीके से बच्चों के सीखने का अलग अलग तरीका होता है। और जब बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ये दोनों चीज़ों का जवाब आपको मिल जाए तो तब आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, ये दोनों चीज़ें पता चल गई तो हम अब इस चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो अब एक मुद्दा और आता है कि बच्चे क्लास में असफल क्यों होते हैं। बच्चा टाइम का प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, काम को ही नहीं कर पाता, असफलता का उसको डर होता है, दूसरों पर भरोसा होता है, इच्छा की कमी होती है, माता पिता की भागीदारी नहीं होती, संगठनात्मक कौशल नहीं होता, प्रेरणा की कमी होती है, आत्मसम्मान कम होता है, खराब पढ़ने की समझ या फिर अंडरस्टैंडिंग होती है। यही वो प्रॉब्लम है जो किसी बच्चे को किसी चीज़ से दूर भगाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप भी हो सकता है इसमें से कुछ समस्याओं से ग्रसित होंगे, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आप संपन्न हैं, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, सीखते कैसे हैं उसके लिए मेथड्स हो गए। मेथड्स मैंने आपको बता दिए, उसका आपको इस्तेमाल करना है जो कि कॉमन है। अभी हम आगे और करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो करेंगे ही। अब आता है सीखने और शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाओं में 3 मुख्य अप्रोचेस को हम पढ़ते हैं। यानी कि हम 3 मुख्य हमारे पास आयाम होंगे। पहला, व्यवहार संशोधन। हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे का व्यवहार संशोधित हो जाए। यानी कि जब हमारी क्लासरूम का इंस्ट्रक्शन बेसिकली बच्चे के बिहेवियर डेवलपमेंट पे है तो इसमें आता है। ठीक है, और जब बिहेवियर डेवलपमेंट के अंदर बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी काम करने लगती है तो यहां पर मुख्यतः हम इवान पेवलोव और BF स्किनर आ जाते हैं हमारे पास। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन और यांत्रिक अनुबंधन के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर काम आ जाते हैं, जहां पर मुख्य फोकस व्यवहार पर ही है कि भाई तुम ये करो, ये करो, यही करना है। कैसे कराना है उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि भाई इसके क्यों दिक्कत हो रही है, कैसे दिक्कत हो रही है, ये सोच करके सॉल्यूशन पे नहीं आते। हम इसलिए सोचते हैं तुम्हें यही करना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हें क्या नहीं करो, करोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो पिटोगे। तो ये व्यवहार संशोधन से संबंधित आया। कुछ कहते हैं अनुभूति के लिए और कुछ होता है अनुभव के लिए। ये संज्ञान के लिए हो गया। संज्ञान में कॉग्निटिव थिंकर्स आ गए, जितने भी जीन पियाजे हो गया, ब्रूनोर हो गया, वाइगोट्स्की हो गया। उन्होंने जो जो बातें कही हैं
उन बातों के ध्यान में रखते हुए जब हमारी क्लासरूम में शिक्षण होगा, यानी कि बच्चे सीख रहे हैं कॉग्निटिव अप्रोचेस के ऊपर, यानी कि संज्ञानात्मक जो विचार हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चों को हम करवा रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड दे रहे हैं, तो ये मेथड्स संज्ञानात्मक विचार को ध्यान में रख करके हैं, ताकि बच्चा जब सेल्फ लर्निंग करे तो वो सच में उससे कुछ सीखे, रटे ना। और टीचिंग भी उसी हिसाब से होगा, चाहे एक्टिविटी मेथड हो, प्ले वे मेथड हो, वो सारे उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिर आता है अनुभव। अनुभव का मतलब हो गया एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसी लर्निंग या ऐसा टीचिंग लर्निंग जिसके अंदर एक्सपीरियंस शामिल हो, जहां पर बच्चे को हम प्रोजेक्ट देते हैं, सर्वे देते हैं, फील्ड ट्रिप कराते हैं। ये वो तरीके होते हैं जिसके अंदर अनुभव शामिल होता है, जहां पर जब फील्ड ट्रिप कराते हैं तो टीचर के पढ़ाने से ज्यादा बच्चा उसको खुद देख करके समझ रहा होता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग इन अप्रोचेस की जो बुनियादी प्रक्रियाएं 3 मुख्य आयामों में चलती हैं, जो कि समझना बहुत ज्यादा आसान है। अब आता है समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा कैसे रहता है। समस्या समाधान, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समस्या का समाधान करना। बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं को समाधान करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में करते हैं। लेकिन अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस हो गया, पढ़ रखा उसके बारे में, या फिर उसकी प्रैक्टिस है, तो एक सही तरीके से, निश्चित तरीके से बच्चा जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए स्टेप का याद होना जरूरी नहीं है कि भाई नहीं सबसे पहले मेरे को ये करना है, सबसे पहले मेरे को ये करना, नहीं। ये व्यवहार से आती है। और व्यवहार से कैसे आती है? जब क्लास में बच्चे को हम कोई प्रॉब्लम देते हैं तो टीचर भी कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। टीचर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि टीचर बोलेगा कि अच्छा ये रिमोट को ऐसे खोलते हैं, अब तुम भी रिमोट को खोलो। दिस इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर ने किसी दिन ये बताया कि जैसे मेरे पास ये समस्या है कि रिमोट को कैसे खोलना है, तो मैंने ऐसे से खोला, तो सबसे पहले मैंने देखा प्रॉब्लम क्या है, मैं देखा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिर मैंने उनमें से बेस्ट तरीका ढूंढा, सीरियल किया, फिर मैंने उसको अप्लाई किया। तो यहाँ पे टीचर ने ये नहीं सिखाया कि मेरे को रिमोट कैसे ठीक करना है, बल्कि उसने ये सिखाया कि किसी भी चीज़ को ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। बच्चे की जिंदगी में जब रिमोट नहीं, साइकिल खराब होगी, तो बच्चा सोचेगा कि भाई पहले पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, फिर इसको कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। सीधा रोएगा नहीं और उठा के पटकेगा भी नहीं, वो सीक्वेंशियल तरीके से चलेगा। और वो सीक्वेंशियल तरीका उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही व्यवहार में आती है। लेकिन सामान्य तौर पर एग्जाम में जब हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको तो याद करना ही है, मतलब हमें खुद भी वो व्यवहार में आना चाहिए, लेकिन एग्जाम टर्म्स में हमको उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। जिम्मेदारी है ना। समस्या को परिभाषित करो, फिर समस्या पर काम करो, निष्कर्ष पर आओ, निष्कर्ष पर आओ, फिर निष्कर्ष को निकालो और फिर उससे सीखो। ये स्टेप्स हैं किसके? समस्या समाधान विधि के। टीचर, चाइल्ड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर हो, साइंटिफिक तरीके से सोचे। साइंटिफिक तरीके से सोचने का मतलब बस ऐसे नहीं, कैसे होगा, क्या है, कैसे होगा, अलग अलग सॉल्यूशन को ढूंढना और अप्लाई करना कि ये सही है या नहीं। कई सारी चीज़ों को करने के बाद अप्लाई करता है, अच्छा यहाँ पर भी होगा तो वहाँ पे भी होगा क्या, वहाँ पे भी होगा क्या, फैक्ट बनाना। इस तरीके से बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। कैसे बनेगा कोई? उसके चरण क्या है? सबसे पहले अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, परिकल्पनाएं आधारित करना, फिर परिकल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी का परीक्षण करना, फिर पुनरावृत्ति करना, देखना कि भाई जो हमने सेट किया वो हुआ या नहीं। प्रॉब्लम को डिफाइन करो, प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस को सोचो, यानी कि इसको हम अजम्पशंस कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस सोचे, हाइपोथेसिस को अप्लाई करने का तरीका सोचें, तरीके को अप्लाई करें, चेक करें कि कौन सा हाइपोथेसिस सही है और कौन सा हाइपोथेसिस गलत है, और अंत में कंक्लूजन दें, निष्कर्ष दें। बच्चों में सीखने के लिए वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी कि किस तरीके से जो बच्चा वैकल्पिक अवधारणाएं सीख लेता है। कई बार नेव थ्योरी, दो कंसेप्ट हैं कि एक बच्चे को कैसे आप अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं, दूसरा बच्चे कैसे अलग अलग चीजें सीख लेते हैं। सिखाना कुछ और चाहते हैं, सीख कुछ और जाते हैं, होता है कई बार। तो ऐसे में बच्चों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक अलग तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, अल्टरनेटिव तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, तो उसमें कहने की विधि, टेलिंग मेथड, जिसमें कहानी वगैरह आप कर सकते हैं। कुछ परियोजना विधि होती है, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू करा सकते हैं। दृश्य विधि दिखा करके, मानसिक विधि सोच करके, जिसमें एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारी चीजें होती हैं। और इसी के अंदर वैकल्पिक अवधारणाएं जो बच्चे खुद बना लेते हैं, तो उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। नेव थ्योरीज के ऊपर हर बार क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा जो है, एक बच्चे ने क्या किया, किसी चीज के ऊपर गलत अवधारणा बना ली, तो एक शिक्षक के रूप में आप उसको कैसे सुधारेंगे, तो इसका जवाब निकालना, यानी कि बच्चे को सही रास्ते पर लेकर के आना टीचर का काम है। तो नेव थ्योरीज हम क्या करेंगे, काउंटर क्वेश्चन करके, हम डायरेक्ट उसको गलत नहीं कहेंगे या फिर हम इग्नोर भी नहीं करेंगे, हम काउंटर क्वेश्चन करके हम उसको, उसकी हेल्प करेंगे कि वो सही जगह आए।
पॉइंट इज क्लियर? इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। अब हम पहुंच गए हैं अगले मुद्दे पर जो है हमारा, अब हम आखिरी के अब 9-10 स्लाइड और करेंगे। अब हम त्रुटि का महत्व, यानी कि गलती का क्या महत्व है, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है और लगभग सभी पेडागोजिकल चैप्टर्स में क्वेश्चन सब्जेक्ट्स में आएगा। गलती गलती नहीं है, देखो गलती तो सबसे पहली बात, गलती तो गलती नहीं भी है और गलती तो गलती है भी। गलती गलती है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, गलत किया है तो गलती है, गलत कभी भी सही नहीं हो सकता, गलत गलत है, वो गलत कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन गलती करना गलत नहीं है, इट मेक सेंस। गलत कर दिया गलत ही है, वो सही नहीं हो सकता। लेकिन गलती कर दी, इसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि इसको मार ही डालो ना, गलती हो गई लेकिन गलती से सीखा नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। सो जब हम एरर की बात करते हैं तो बच्चे हमारी क्लास में ऑब्वियस सी बातें गलती करते हैं, आप भी जब बच्चे थे गलती करते हैं, आज भी बहुत गलतियां करते होंगे। तो जो गलती करते हैं, तो कई बार गलती को बच्चे, जब बच्चा सीख रहा होता है, सीखने के बाद गलती करे तो एक अलग चीज है, जब सीख रहा होता है तब जब बच्चा गलती करता है तो उसको हमको गलत समझ के तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नंबर 1 क्या करना चाहिए, फिर हमें करना चाहिए कि भाई वो गलती आखिर उसने करी क्यों, वाई। तो जब हम बच्चे से पूछते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने वायरल होते होंगे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा या व्हाट्सएप पे फोटोज देखी होंगी, कि क्वेश्चन कुछ और है, बच्चा कुछ और देता है। जैसे कल परसों मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन था कि एक वाक्य था, सेंटेंस लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कि ये वाक्य किसने लिखा और ये वाक्य किस पर लिखा, कहाँ लिखा, ये वाक्य कहाँ लिखा। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ था, किसी कहानी का अंश होगा, उस कहानी में वो वाक्य किसने लिखा, प्रश्न में उसका जवाब देना था। और दूसरा था कि बच्चे, उसने उसको कहाँ लिखा, उसका जवाब देना था। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, पहला प्रश्न था कि ये वाक्य किसने लिखा, तो बच्चे ने आंसर लिख दिया ये वाक्य मैंने लिखा। और दूसरा लिखा हुआ था कि ये वाक्य कहाँ लिखा गया है, तो उसने लिखा ये वाक्य पेपर पर लिखा गया है। तो बच्चे ने जितना समझा उतना आंसर कर दिया। हुआ क्या कि जो क्वेश्चन था और जो मेन क्वेश्चन था और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन थे उसके बीच में गैप था, शायद बच्चे ने उस गैप को देखा नहीं, यहां पर इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ा और जवाब दे दिया। तो गलत नहीं कह सकते उसको, दिस इज द थिंग। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ भाई अगर बच्चे ने गलती करी तो वो क्यों करी होगी, अगर उस कमी को आप पहचान गए तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चा भविष्य में गलती नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। खैर सब्जेक्ट पेडागोजीज में भी ये बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जब आप एरर की बात करते हैं तो अगला स्टेप आता है उसकी एनालिसिस, यानी कि एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस को करना, अन्य भाषा में आप इसको डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। डायग्नोसिस से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि गलती की पहचान हो जाती है। फिर अंतिम चरण आता है जिसको हम कहते हैं रेमेडी। ये स्टेप्स हैं। एरर, बच्चा गलती कर रहा है तो ये सारे काम करने, और ये सारे काम हमको नहीं करने तो बच्चे को तो गलत कह के भगाएंगे ही हम। इसी के अंदर न्यूमैन ने कुछ बातें कही हैं और न्यूमैन के ऊपर 2021 में खूब क्वेश्चंस आए हैं। न्यूमैन ने क्या बताया कि भाई गलती के अपने चरण होते हैं, गलती मतलब एरर एनालिसिस करने के चरण होंगे और बच्चा इनमें से किसी एक चरण में गलती कर रहा होगा। पहला है पढ़ना और डिकोडिंग। पढ़ना यानी कि डिकोड करना, कोई चीज जब सामने लिखी हुई है, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है कि सामने है क्या। इंग्लिश बच्चे को आती नहीं पढ़ पा रहा, हिंदी नहीं आती नहीं पढ़ पा रहा, या भी जो लिखा हुआ है उसकी राइटिंग ऐसी वो नहीं पढ़ पा रहा। पहली प्रॉब्लम वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो पाते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते, तो कंप्रीहेंशन का प्रॉब्लम है। कुछ लोग पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, बदल नहीं पा रहे कि भाई इसको करना, इसमें करना क्या है ये नहीं समझ पा रहे। ये भी समझ में आ गया ये है, जैसे कई बार आपको मैथ्स के क्वेश्चन के साथ ऐसा होगा कि हमको ये पता चल गया है कि ये है, क्या करना है ये भी पता चल गया लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा। मैथ के क्वेश्चन के साथ कई बार ऐसा होता है कि भाई क्या तरीका क्या होगा इसको करने का, वो पता ही नहीं चल रहा। कई बार ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है तो प्रसंस्करण नहीं कर पाते, उसको उतार नहीं पा, समझ नहीं पाते कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स को फॉलो करना भी आता है तो इनकोड नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते कि होगा तो ऐसे लेकिन कर नहीं पा रहे। तो दैट इज एनकोडिंग प्रॉब्लम। एनकोडिंग का मतलब होता है अपने विचार को बताना। बताने के कई तरीके हो सकते हैं, लिख के बता सकते हो, बोल के बता सकते हो। ठीक है, डिकोडिंग या पढ़ने का मतलब होता है लिखी बात को पढ़ना, लिखी बात को पढ़ना।
ठीक है, ये 5 चरण है। पेपर में कई बार लास्ट बार 2021, पहले तो नहीं आता था, 2021 में आया है। बच्चा ये कर रहा है, तो न्यूमैन के अनुसार वो किस चरण की प्रॉब्लम है, तो यहां पर ऐसे आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है। अब एक कंसेप्ट आता है संज्ञान और भावनाएं। इसमें हमको मैकडूगल को पढ़ना पड़ता है। संज्ञान यानी कि और भावनाएं, इमोशंस जो हमारे पास हैं, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि विकास का हर एक आयाम दूसरे विकास के आयाम से जुड़ा हुआ है, तो इमोशंस भी हमारे संज्ञान से जुड़े हुए हैं। हम बहुत खुश हैं, पढ़ने में मजा आता है, खुश दुखी हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। संज्ञान तो वहीं का वहीं है, लेकिन किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? इमोशंस की वजह से। तो मैकडूगल ने बताया कि 14 तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं और उससे जुड़े हुए 14 भावनाएं होते हैं, इमोशंस होते हैं। इमोशन इंस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अंतर्दृष्टि अभिवृत्तियां होती है, और उससे संबंधित 14 क्या होते हैं? संवेग होते हैं। 14 अभिवृत्ति और उससे जुड़े हुए 14 संवेग। पेपर में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि मूल प्रवृत्ति पलायन या भागना, एस्केपिज्म होगा तो संवेग क्या उससे जागेगा? डर होगा। जब आपको डर लगेगा तो आप उस स्थिति से भागना चाहोगे। भूत का डर होता है तो आप चाहते हो ना कि यहां से भाग के किसी ऐसी जगह निकल जाए जहां भूत ना हो। सो जो पलायन का जो मूल प्रवृत्ति है वो डर का संवेग पैदा करती है। युद्ध प्रक्रिया, जब आप लड़ना चाहोगे किसी से तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। अगर आपको गारंटी है, अगर आपको गुस्सा ना आए तो आप कभी भी नहीं लड़ोगे। अंदाजा लगाना, कभी आजमाना कि जब आप किसी से लड़ाई करते हो, लड़ाई तभी करते हो जब आपको गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आ ही ना, मान के चलो आपको किसी से लड़ने का मन करा और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपने ये थ्योरी पढ़ रखी है, कोशिश करो कि आपका गुस्सा, आप गुस्सा ही ना करो, और गुस्सा ना करो और फिर लड़के बता दो, इम्पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड एंड दिस इज साइकोलॉजी। और मैं शुरू से बोलता आया हूं कि मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। जब आपको ये पता है तो आप अगर क्रोध पे कंट्रोल कर लोगे तो अपने आप ही आप युद्ध पे कंट्रोल कर लोगे। अप्रियता, रिपल्जन जब होता है तो घृणा, किसी चीज, कोई चीज जब आपको पसंद नहीं आती तो उसके प्रति आपको घृणा का भाव पैदा होता है। शिशु रक्षा करते हैं तो वात्सल्य, टेंडर इमोशन होता है, पेरेंटल। संवेदी शरणागति में कष्ट होता है, जब आप किसी से शरणागत हो जाते हैं तो कष्ट होता है। काम की इच्छा जब होती है तो कामुकता, लस्ट आता है। जिज्ञासा में वंडर, आश्चर्य आएगा। आत्महीनता में अधीनता का भाव, सब्जेक्शन का भाव आएगा। आत्म प्रदर्शन में श्रेष्ठता का भाव आएगा। सामूहिकता में एकीकरण का, भोजनावेश में भूख का ये जुड़ेगा। संचय संग्रह में अधिकार, किसी चीज को आप इकट्ठा करेंगे, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो एक अधिकार का भाव होगा। रचना में रचना का आनंद आएगा और हास में आमोद आएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इसमें आता है पेपर में क्वेश्चन। फिर आता है प्रेरणा और सीखना, अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। इसके अंदर है अब्राहम मैस्लो, तो इन्होंने क्या किया है? अभिप्रेरणा शुरू किया इन्होंने। अभिप्रेरणा को इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, लेकिन अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचा देती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को एक उस लेवल तक पहुंचा देती है जिस लेवल पर वो अपनी क्षमता का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। और अगर कोई चीज उसको वहां तक पहुंचा सकती है तो वो अभिप्रेरणा है। लेकिन अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के अंदर आती कैसे है? उसके लिए उसकी जरूरत को पहचानना पड़ेगा। किसी की जरूरत को पहचान ली तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि फिर सबसे पहली जरूरत ये उसने बताया अपने हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से नहीं, ह्यूमनिस्टिक, ये मानवतावादी हैं, ये मानवतावादी सोच के हैं ये। तो जो इंसान के लिए सही है उसको सही मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होता है फिजियोलॉजिकल। कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तुम उसे बोलोगे कि तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को रोटी कपड़ा दूंगा, तो आपके लिए काम करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसका लेवल बहुत ऊपर है। द फर्स्ट थिंग इज फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले किसी की जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीजें होती हैं। जब व्यक्ति की बेसिक चीजें पूरी हो जाती हैं तो वो उतने पे नहीं मानता, अब उसको आगे बढ़ना है, अगला चाहिए उसको सुरक्षा। यानी कि जो चीज उसको मिल रही है वो मिलती रहे, उसकी सुरक्षा अगर कोई देगा तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। जब उसको वो भी मिल जाएगा तो उसको सामाजिक चाहिए कि भाई जहां पर मैं हूं वहां पर मेरी एक वैल्यू हो, लोग मुझको जाने। जब वो लेवल भी हो जाता है तो लोग चाहता है कि जब लोग मुझको जानने ही लगे हैं तो लोगों में मेरी एक इज्जत होनी चाहिए।
तब उसके लिए पैसा जरूरी नहीं होता, इज्जत जरूरी होती है। जैसे कि एक उम्र होने के बाद वो भी एक प्राइमरी टीचर है और बाकी सब भी एक प्राइमरी टीचर है, तो है वो सब एक जैसे, लेकिन अब वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो तो ये कहेगा कि हमने बहुत काम कर लिया अब तुम करो। लेकिन अगर कह दें कि अब आप प्राइमरी टीचर हो लेकिन आप इस चीज़ के इंचार्ज हो, तो इंचार्ज बनने के नाते वो अब ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेगा। तो ये है। और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सबसे उत्तम अवस्था है। आपकी कक्षाओं में भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं और इन स्थितियों का इस्तेमाल करके आप अपनी कक्षा में भी बेहतर अभिप्रेरणा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा से जोड़ना है, डायरेक्ट तो नहीं जुड़ता है लेकिन कुछ तरीके से आप जोड़ सकते हैं। मुख्यतः जब हमको इसको सीखना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सीखते हैं कि भाई अभिप्रेरणा का चक्र कैसे चलता है। सबसे पहले एक ड्राइव आता है, यानी कि एक आपके सामने अभिप्रेरक आता है, मतलब अभिप्रेरक भी नहीं, सबसे पहले हम कहेंगे आपकी एक इच्छा होती है, आपको कुछ करने का मन करता है, वो इच्छा ड्राइव उत्पन्न करती है। यानी कि वो इच्छा आपके शरीर को पिंच मारती है कि अरे ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। आपको प्यास लग रही है तो आपका दिमाग बार बार कहेगा पानी लेने जाना, पानी लेने जाना। तो आपकी बॉडी फिर क्या करेगी, उस काम को करने लगेगी, यानी कि फिर एक्शन होने लगेगा। जब एक्शन होगा तो फिर उसके बाद रिएक्शन होगा, यानी कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी, यानी कि आपको अकम्प्लिशमेंट होगा, अकम्प्लिशमेंट होगा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद सब खत्म, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ ड्राइव। फिर उसके बाद फिर से दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी। मनोविज्ञान ये है कि कभी भी किसी की इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइकिल कैसे काम करता है, इच्छा हुई, इच्छा करने के लिए आपके शरीर ने कहा कि उसको करो। अगर मेरा मन है कुछ करने का, लेकिन यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि मैं टीचर हूँ, मेरे सामने बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चे की इच्छा जब तक मुझे पता नहीं चलेगी, वो उस इच्छा के लिए कुछ कर तो सकता है, लेकिन जब तक वो इच्छा मुझे पता नहीं चलेगी तब तक वो नहीं कर पाएगा जो मैं चाहता हूँ। क्लियर हो गई बात। एंड दिस इज हाउ द मोटिवेशन वर्क्स। तो ऐसे में ये सारा तो देखो थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लेकिन मेनली जो हम एजुकेशन में यूज करते हैं वो यूज करते हैं आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ है जब आप किसी काम को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप खुद चाहते हैं, खुद चाहते हैं, खुद चाहते हैं करना, यानी कि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वो आंतरिक मोटिवेशन होता है, यानी कि वो होता है, उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन इस दुनिया में सिर्फ यही है, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा अभिप्रेरित और कोई नहीं कर सकता। और दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि जब आप किसी काम को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बाहर की चीज़ कोई आपको चाहिए। जिस दिन वो चीज़ मिल जाएगी उस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, या फिर आप अपने काम को इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई चीज़ चाहिए। अगर कोई क्या आपका मन नहीं कर रहा तो छोड़ भी सकते हैं, या फिर आपको लगे कि यार ये चीज़ तो मिल ही नहीं सकती तो भी छोड़ सकते हैं। तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आज की क्लास अगर आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं तो कितनी भी लंबी क्लास हो आपको मजा आएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये तो किसी दूसरे चीज़ के लिए करना है, तो इंटरेस्ट थोड़ी देर के बाद लूज होने लगेगा और फिर आप छोड़ देंगे क्लास। तो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। इसके साथ कई बार पुनर्बलन को भी हम कंपेयर करते हैं। अगर पुनर्बलन आंतरिक और बाहरी तीनों हमारे पास आ जाए तो सबसे बेस्ट आंतरिक है, फिर उसके बाद बाहरी है, और फिर सबसे लास्ट में पुनर्बलन है। अब अधिगम के कुछ व्यक्तिगत कारक अब सबसे अंतिम चरण पर आ चुके हैं। पर्सनल कारक और इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय कारक हम पढ़ेंगे। सीखने के और भी कई सारे कारक होते हैं। शुरू में हमने देखा एक होता है आंतरिक कारक और एक होता है पर्सनल कारक। दोनों में फर्क है। आंतरिक मतलब जो अंदर आपके शरीर के अंदर, जिसमें अनुवांशिकी वगैरह सब कुछ आती है, और व्यक्तिगत जो आपसे जुड़ा हुआ है। कैसा? आपका भाव कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कब आप थके हुए हैं, आपके सीखने का टाइम, कब आप सीखते हैं, आपका भोजन किस प्रकार का है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आप किस तरह का मोटिवेशन है, कैसा आपका इंटरेस्ट है, सफलता, स्तुति और दोष यानी कि आपका जो सक्सेस है किस चीज़ में है, प्रेज और ब्लेम, आपको किस चीज़ में आपको प्रशंसा चाहिए, किस में आपको दिक्कत है, पुरस्कार और सजा, पनिशमेंट एंड प्रेज।
ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ कब कैसे आपको प्रभावित करेगी, लेकिन ये चीज़ आपसे जुड़ी हुई है। किस चीज़ को आप सज़ा मानते हैं, किसको आप बेहतर मानते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। और इन सब चीज़ों को लेकर के जो चीज़ सकारात्मक रूप में आपके पास है तो सीखने में मदद करेंगी, और जो भी नकारात्मक रूप में आपके पास है वो आपके सीखने में बाधा करेंगी। और सबसे अंत में आता है वातावरणीय कारक, जिसमें सीखने की स्थिति, जो स्थितियां हैं, जिस क्लासरूम में आप बैठे हो वहाँ पे आप ठीक से बैठे हो या नहीं, अगर वहाँ पे सारी स्थितियाँ सुनाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जिसमें आपका फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो सीखने को तैयार हो, लेकिन सामने वाला ठीक से बता ही नहीं पा रहा, तो आप क्या करोगे। दूसरा आता है संगठनात्मक ढांचा, जिस संगठन में आप हैं उस संगठन का क्या स्थिति है, संगठन की वजह से आपको नहीं सीखने को मिल रहा, आप सीखना चाहते हो लेकिन मिल नहीं रहा। निर्देशों की कार्यप्रणाली, जो बता रहा है वो ठीक से नहीं बता पा रहा, तो कैसे काम चलेगा। तो ये है पर्यावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक मतलब जब आप या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ जो आपके अंदर ही है वो पढ़ने में अगर बाधा करे या फिर आपको सहूलियत प्रदान करे, तो व्यक्तिगत कारक है। एक व्यक्ति, आप सीखना चाहते हैं लेकिन दुनिया आपको नहीं सीखने दे रही, तो वो पर्यावरणीय कारक में आता है। या फिर दुनिया आपको सिखा रही है तो वो भी वातावरणीय कारक में आएगा। तो इसी के साथ हमने CDP का सक्सेसफुली सीटेड का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सब इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो अब आपकी बारी है, अब आपका समय है। नाउ द थिंग इज ओवर। अभी तक जो हमने किया, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, समझ लिया, तो सीटेड का एग्जाम आपका पास है। इतने से ही पास है, अब मैं तो ये कहूँगा। अब मैथ्स वैथ्स कंटेंट करना, बाकी सब पास है आपका। ठीक है, तो अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, मन करा तो इस सेशन को दोबारा देखो, पूरे सेशन को देखो एंड चक दे फट्टे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप अभी तक सीटेड पेपर की गारंटी बैच में नहीं है तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और गारंटी बैच में जुड़िए। ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।